जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, क्या हमने तुम्हारी खातिर तुम्हारा सीना खोल नहीं दिया और तुम पर से तुम्हारा वो बोझ भी उतार दिया जिसने तुम्हारी कमर झुका दी थी, और हमने तुम्हारी खातिर तुम्हारा जिक्र बुलंद किया। सो यकीनन मुश्किल के साथ आसानी भी है, बेशक मुश्किल के साथ आसानी भी है। सो जब तुम फारिग हुआ करो तो इबादत में मेहनत किया करो और अपने परवरदिगार की तरफ मुतवज्जे हो जाया करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर IFRS 9 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का स्टैंडर्ड आप लोग देख रहे थे मेरे साथ। पहले तो मैं कुछ लास्ट क्लास के कॉन्सेप्ट्स को तेजी से रिकॉल करवाता हूँ, रिकैप करवाता हूँ, और फिर आज के हम जो भी हमारा एजेंडा है उसको आगे लेकर चलते हैं। सर हमारा जो लास्ट लेक्चर हुआ था फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट IFRS 9 में, उसमें हमने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन देखी थी। सर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या था? सर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, एक ऐसा अरेंजमेंट था। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट था जो कि एक एंटिटी के लिए फाइनेंशियल एसेट है, जो कि एक एंटिटी के लिए फाइनेंशियल एसेट क्रिएट करता है, और दूसरी एंटिटी के लिए या तो फाइनेंशियल लायबिलिटी या फिर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट क्रिएट कर रहा होगा। व्हाट इज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव राइज टू बोथ अ फाइनेंशियल एसेट ऑफ वन एंटिटी एंड अ फाइनेंशियल लायबिलिटी और अ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अनदर एंटिटी। एक कंपनी के लिए फाइनेंशियल एसेट, दूसरी कंपनी के लिए या तो फाइनेंशियल लायबिलिटी या इक्विटी, तो आपके पास ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट बन रहा होगा। फिर हमने फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल लायबिलिटी, इक्विटी की डेफिनेशन कवर नहीं की थी, लेकिन हमने फाइनेंशियल एसेट की क्लासिफिकेशन के हवाले से एक समरी डायग्राम कवर की थी। सर फाइनेंशियल एसेट की क्लासिफिकेशन किस तरह से होगी? सर फाइनेंशियल एसेट आपका या तो डेट इन्वेस्टमेंट होगा, फाइनेंशियल एसेट आपका या तो डेट इन्वेस्टमेंट होगा या फिर इक्विटी इन्वेस्टमेंट होगा। फाइनेंशियल एसेट अगर आपका डेट इन्वेस्टमेंट है तो इसमें 3 तरह की क्लासिफिकेशन थी: अमोर्टाइज कॉस्ट, फेयर वैल्यू थ्रू OCI एंड फेयर वैल्यू थ्रू PNL। और अगर फाइनेंशियल एसेट आपका इक्विटी इन्वेस्टमेंट है तो इसमें 2 तरह की क्लासिफिकेशन थी: फेयर वैल्यू थ्रू PNL एंड फेयर वैल्यू थ्रू OCI। तो आपके पास फाइनेंशियल एसेट पहले तो ब्रेक होगा या तो डेट इन्वेस्टमेंट या इक्विटी इन्वेस्टमेंट। अगर डेट इन्वेस्टमेंट है तो इसमें 3 में से कोई एक बात होगी, या तो अमोर्टाइज कॉस्ट या फेयर वैल्यू थ्रू OCI या फिर फेयर वैल्यू थ्रू PNL। अगर इक्विटी इन्वेस्टमेंट है तो इसमें 2 बातें होंगी, या तो फेयर वैल्यू थ्रू PNL या फिर फेयर वैल्यू थ्रू OCI कैटेगरी। तो हमने क्लासिफिकेशन के हवाले से एक डायग्राम के थ्रू क्लासिफिकेशन के रूल्स को कवर किया था। सर क्या बातें थी यहाँ पर? सर सबसे पहले आप ये देखोगे कि आपके फाइनेंशियल एसेट क्या कोई इक्विटी इन्वेस्टमेंट तो नहीं है। आप जिस फाइनेंशियल एसेट की बात कर रहे हो, आप जिस फाइनेंशियल एसेट को क्लासिफाई करने जा रहे हो, क्या वो कोई इक्विटी इन्वेस्टमेंट है? अगर जवाब आता है यस, तो फिर आप ये देखोगे कि क्या आपने इसको ट्रेडिंग पर्पस के लिए रखा है, क्या आपने इससे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कमाना है, क्या इसकी ट्रेडिंग करके आपने गेन और लॉस कमाना है। अगर जवाब आता है यस, आपने इसे इक्विटी इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू PNL कैटेगरी में लेकर चले जाना है। अगर फाइनेंशियल एसेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट है, ट्रेडिंग पर्पस के लिए रखा गया, तो ये फेयर वैल्यू थ्रू PNL कैटेगरी है। सर अगर ट्रेडिंग पर्पस के लिए ना हो, सर अगर ट्रेडिंग पर्पस के लिए ना हो इसका क्या मतलब है? मैंने आपको बताया था कि ट्रेडिंग पर्पस के लिए ना हो इसका मतलब है कि कोई स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट होगी, कोई सिनर्जेटिक इन्वेस्टमेंट होगी। आपने किसी कंपनी की शेयर होल्डिंग एक्वायर की होगी कोई स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट की नीयत से, कोई स्ट्रेटेजिक कोई सिनर्जीज, बिजनेस की सिनर्जीज क्रिएट करने के लिए, तो इस तरह की भी इन्वेस्टमेंट हम जनरली कर रहे होते हैं। अगर आपने कोई ट्रेडिंग के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं की है, यानी कोई स्ट्रेटेजिक, कोई सिनर्जेटिक इन्वेस्टमेंट की है, तो फिर एंटिटी के पास ये ऑप्शन है, चाहे तो उसे OCI कैटेगरी में रखे, चाहे तो उसे PNL कैटेगरी में रखे। सर ऑप्शन क्यों है? ऑप्शन इस वजह से है कि आपकी जो ये OCI कैटेगरी है ना, इक्विटी इन्वेस्टमेंट एट फेयर वैल्यू थ्रू OCI, ये एक इररिवोकेबल कैटेगरी है। अगर एक दफा आप अपनी इक्विटी इन्वेस्टमेंट को OCI कैटेगरी में लेकर आ जाओगे तो फिर उसे आगे जाके रिक्लासिफाई या मूव नहीं कर सकोगे। तो डिस्पाइट कि अगर हमारी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट भी है, तो स्टैंडर्ड हमें इजाजत देता है कि हम सोच लें कि हम इसको OCI कैटेगरी में ले जाना चाहते हैं, ये जानते हुए कि ये एक इररिवोकेबल कैटेगरी है। अगर जवाब आता है यस, बहुत अच्छी बात है, आप इसे फेयर वैल्यू थ्रू OCI में ले जाओ। अगर जवाब आता है नो, आप इसे भी फेयर वैल्यू थ्रू PNL कैटेगरी में ही लेकर चले जाओगे। तो ये तो हमने इक्विटी इन्वेस्टमेंट की क्लासिफिकेशन के हवाले से रूल्स देखे। सर डेट इन्वेस्टमेंट के केस में क्या होगा? सर डेट इन्वेस्टमेंट के केस में आप ये देखोगे कि आपके फाइनेंशियल एसेट के कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज, आपके फाइनेंशियल एसेट के, आपके डेट इन्वेस्टमेंट के कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज क्या प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की पेमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं? अगर तो फाइनेंशियल एसेट के कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की पेमेंट को रिप्रेजेंट नहीं करते, तो आंख बंद करके इसे फेयर वैल्यू थ्रू PNL कैटेगरी में लेकर चले जाओगे। अगर आपका फाइनेंशियल एसेट ऐसा है जिसके कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के नहीं है, उस केस में ये चला जाएगा फेयर वैल्यू थ्रू PNL कैटेगरी में। मैंने कहा था मैं इसकी एग्जांपल एक्सप्लेन तो नहीं कर सकता, लेकिन इसकी एक एग्जांपल मैंने आपको बताई थी। इसकी एग्जांपल में क्या आ सकता है? सर इसकी एग्जांपल में यहाँ पे
डेरिवेटिव्स आ रहा होगा। डेरिवेटिव्स की कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के नहीं होते, उसे हम फेवरेबल थ्रू पेनल कैटेगरी में रखेंगे। सर व्हाट इफ कि मेरे फाइनेंशियल एसेट के जो कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज है वो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के हो, तो फिर आपने देखना है कि आपकी कंपनी का बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्या, आपकी कंपनी ने ये जो डेट इन्वेस्टमेंट की है ये किस नीयत से, किस ऑब्जेक्टिव से की है। अगर तो कंपनी का बिजनेस मॉडल ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज को ही हासिल करना है, यानी कि ये जो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट है, ये जो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट है सिर्फ इन्हीं को हासिल करना है, सर आप अपनी डेट इन्वेस्टमेंट को अमोर्टाइज कॉस्ट कैटेगरी में लेकर चले जाओगे। आप अपनी डेट इन्वेस्टमेंट को अमोर्टाइज कॉस्ट कैटेगरी में लेकर चले जाओगे। सर व्हाट इफ की कंपनी का बिजनेस मॉडल सिर्फ कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज हासिल करना ना हो, बल्कि कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज के साथ साथ फाइनेंशियल एसेट को बेचकर भी कैश फ्लोज हासिल करना हो। यानी कि हमने एक फाइनेंशियल एसेट, एक डेट इन्वेस्टमेंट एक्वायर किया, हमने सोचा इससे प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की पेमेंट रिकवर करेंगे, लेकिन अगर कभी जरूरत पड़ी तो फाइनेंशियल एसेट को बेच भी सकते हैं। द बिजनेस मॉडल ऑब्जेक्टिव इज अचीव्ड बाय बोथ कलेक्टिंग कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज एंड सेलिंग द फाइनेंशियल एसेट। सर इस केस में आप इसे डेट इन्वेस्टमेंट एट फेवरेबल थ्रू ओसीआई कैटेगरी में ले जाओगे। इस केस में आप इसे डेट इन्वेस्टमेंट एट फेवरेबल थ्रू ओसीआई कैटेगरी में ले जाओगे। और इन केस के आपका कोई तीसरा ही बिजनेस मॉडल हो, इन केस कि आपका बिजनेस मॉडल कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज भी हासिल करना ना हो, कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज और सेलिंग द फाइनेंशियल एसेट भी हासिल करना हो ना, कोई तीसरा ही बिजनेस मॉडल हो, तो फिर उस केस में भी ये डेट इन्वेस्टमेंट फेवरेबल थ्रू पीएनएल कैटेगरी में जा रहा होगा। आईएफआरएस 9 डेट इन्वेस्टमेंट फेवरेबल थ्रू पीएनएल के लिए, आईएफआरएस 9 डेट इन्वेस्टमेंट फेवरेबल थ्रू पीएनएल के लिए रेजिडल कैटेगरी का लफ्ज इस्तेमाल करता है। रेजिडल कैटेगरी का लफ्ज इस्तेमाल करता है, क्या मतलब, या तो आपकी डेट इन्वेस्टमेंट अमोर्टाइज कॉस्ट होगी या आपकी डेट इन्वेस्टमेंट फेवरेबल थ्रू ओसीआई होगी। अगर ये दो नहीं है, अगर ये दो क्लासिफिकेशन नहीं हो रही, तो फिर आप उसे रेजिडल कैटेगरी फेवरेबल थ्रू पीएनएल कैटेगरी में लेकर आ रहे होंगे। तो ये कुछ क्लासिफिकेशन के रूल्स थे जिसका मैंने क्विक रिकैप करवाया, जो हमने ऑलरेडी लास्ट क्लास में कवर किया था। सर फिर इसके बाद हमने डेट इन्वेस्टमेंट अमोर्टाइज कॉस्ट, डेट इन्वेस्टमेंट अमोर्टाइज कॉस्ट की मेजरमेंट के रूल्स वगैरह पढ़े थे कि इसको इनिशियली किस वक्त इनिशियली कैसे कैसे रिकॉग्नाइज करना है, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट वगैरह किस तरह से करनी है, तो उसका भी एक कोई रिकैप करवा देता हूं। सर सबसे पहले डेट इन्वेस्टमेंट अमोर्टाइज कॉस्ट कैटेगरी में फॉल कब करेगी, सबसे पहले डेट इन्वेस्टमेंट अमोर्टाइज कॉस्ट कैटेगरी में फॉल कब करेगी, अगर आप अपनी डायग्राम देखो सर, तो डेट इन्वेस्टमेंट अमोर्टाइज कॉस्ट कैटेगरी में फॉल करने के लिए दो कंडीशंस हैं, दो टेस्ट है। नंबर 1, आपकी इन्वेस्टमेंट के कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोस प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के होने चाहिए, आपकी इन्वेस्टमेंट के कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोस प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के होने चाहिए, और आपका बिजनेस मॉडल ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ उन कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोस को हासिल करना होना चाहिए। ये दोनों बातें होंगी, ये दोनों बातें पूरी होंगी तो आपकी इन्वेस्टमेंट अमोर्टाइज कॉस्ट कैटेगरी में जा रही होगी। यहां भी यही लिखा है हमने, a debt investment that meets the following criteria, a debt investment that meets the following two conditions must be measured at amortized cost. Number 1, hold to collect business model test. The asset is held with the business model whose objective is to hold the financial asset in order to collect contractual cash flows. कंपनी का बिजनेस मॉडल ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो को हासिल करना है। एंड एसपीपीआई कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स, the contractual terms of the financial asset give rise to cash flows that are solely payment of principal and interest on the principal outstanding on the specified date. और आपका जो डेट इन्वेस्टमेंट है, आपकी जो फाइनेंशियल एसेट है, उसके कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोस प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके लिए स्टैंडर्ड एक टर्म इस्तेमाल करता है एसपीपीआई। एसपीपीआई की फुल फॉर्म है सोलिली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल इंटरेस्ट, कि आपकी डेट इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की पेमेंट मिल रही होंगी। ये दोनों टेस्ट, ये दोनों कंडीशंस पूरी होगी, आपकी इन्वेस्टमेंट अमोर्टाइज कॉस्ट कैटेगरी में चली जाएगी। सर अमोर्टाइज कॉस्ट कैटेगरी में अगर मेरी इन्वेस्टमेंट जा रही है तो उसके ऊपर क्या रूल्स अप्लाई होंगे, वो हमने एक जगह देखे थे। नंबर 1, इस इन्वेस्टमेंट को आप इनिशियली मेजर करोगे फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजेक्शन कॉस्ट पे। इस इन्वेस्टमेंट को आप इनिशियली मेजर करोगे फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजेक्शन कॉस्ट पे। हर साल के आखिर में आप इसे अमोर्टाइज कॉस्ट पे कैरी कर रहे होंगे। हर साल के आखिर में आप इसे अमोर्टाइज कॉस्ट पे मेजर कर रहे होंगे। सर इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो भी इंटरेस्ट इनकम आएगी, उससे आप पीएनएल में रिकॉर्ड करोगे, और पीएनएल में रिकॉर्ड करने के लिए आप अफेक्टिव इंटरेस्ट रेट का मेथड इस्तेमाल कर रहे होंगे। आप इंस्ट्रूमेंट का, आप डेट इन्वेस्टमेंट का आईआरआर कैलकुलेट करोगे, और डेट इन्वेस्टमेंट की आईआरआर से आप जो भी इंटरेस्ट इनकम आएगी वो पीएनएल में रिकॉग्नाइज हो रही होगी। सर फॉरेन एक्सचेंज गेन और लॉस पीएनएल में रिकॉग्नाइज होगा, लेकिन अभी मैं इसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं कर रहा। जब मैं आईएफआरएस 9 के साथ आपको आईएस 21 कनेक्ट करूंगा तो इस पे मैं मजीद डिस्कशन करूंगा, अभी हमने इस पे कोई बात नहीं की थी।
और ये क्रेडिट इम्पेयरमेंट वाली बात है, ये भी हम इम्पेयरमेंट के एरिया में कवर करेंगे। तो हमने अभी इनिशियली कुछ 2-3-4 बातें कवर की है। नंबर 1, इनिशियली मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट को रिकॉग्नाइज करना है फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे, यानी कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट कैपिटलाइज्ड होगी। सब्सिक्वेंटली अपनी इन्वेस्टमेंट को हर साल के आखिर में मैं अमोर्टाइज कॉस्ट पे लेकर आ रहा होगा, और जो भी मेरी इन्वेस्टमेंट के ऊपर मुझे इंटरेस्ट इनकम अराइज होगी वो मेरी पीएनएल में रिकॉर्ड होगी, और उसको रिकॉर्ड करने के लिए मैं आईआरआर का यूज कर रहा हूँगा। तो इस इन्वेस्टमेंट, डेट इन्वेस्टमेंट एट अमोर्टाइज कॉस्ट के वाले से हमने मेरे ख्याल में 2 न्यूमेरिकल भी देखे थे। इस पे कौन न्यूमेरिकल देख रहे होंगे आज की क्लास में? सर सेकंड कैटेगरी है मेरे पास डेट इन्वेस्टमेंट की, डेट इन्वेस्टमेंट एट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। डेट इन्वेस्टमेंट एट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। पहले तो अगर एक डेट इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई कैटेगरी में जा रही है तो उसके लिए कौन कौन सी कंडीशन है? अगर एक इन्वेस्टमेंट डेट इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई कैटेगरी में जा रही है तो उसके लिए कौन कौन सी कंडीशन है? सर नंबर 1, पहली कंडीशन तो ये है कि डेट इन्वेस्टमेंट के कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज, डेट इन्वेस्टमेंट के कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के हो। डेट इन्वेस्टमेंट के कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के हो। एंड नंबर 2, कंपनी का बिजनेस मॉडल ऑब्जेक्टिव कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज और फाइनेंशियल एसेट को सेल करके कैश फ्लोज हासिल करना। ये 2 कंडीशंस मीट होगी, आपकी इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई कैटेगरी में चली जाएगी। आपकी डेट इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई कैटेगरी में चली जाएगी। नंबर 1, आपकी डेट इन्वेस्टमेंट के कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज प्रिंसिपल इंटरेस्ट के हो, एंड आपकी कंपनी का बिजनेस मॉडल ऑब्जेक्टिव कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज एंड फाइनेंशियल एसेट को बेच के कैश फ्लोज हासिल करना हो। ये दोनों बातें पूरी होंगी। याद रखिए, ये वाले सवाल का जवाब भी ऐसा आया, ये वाले सवाल का जवाब भी ऐसा आया, आपकी इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई कैटेगरी में चली जाएगी। यहां पे यही बातें लिखी होंगी, मैं रीड करता हूं। A debt instrument that meets the following 2 conditions must be measured at fair value through other comprehensive income. A debt instrument that meets the following 2 conditions must be measured at fair value through other comprehensive income. अच्छा, ये अनलेस वाली बात मैंने कहा था लास्ट क्लास में भी कि मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा, है किसी लेटर स्टेज में आपको कवर बताई जा रही होगी, अभी नहीं। अभी अनलेस के बाद जो बात लिखी है मैं इसको फिलहाल इग्नोर करेंगे, किसी लेटर स्टेज पे एक्सप्लेन करूंगा ये क्या लिखा है। 2 कंडीशंस क्या है? नंबर 1, होल्ड टू कलेक्ट एंड सेल बिजनेस मॉडल टेस्ट। Hold to collect and sell business model test. The asset is held within business model whose objective is achieved by both holding the financial asset in order to collect contractual cash flows and selling the financial asset. कंपनी का बिजनेस मॉडल ऑब्जेक्टिव क्या है? कंपनी का बिजनेस मॉडल ऑब्जेक्टिव क्या है? सर कंपनी का बिजनेस मॉडल ऑब्जेक्टिव कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज को कलेक्ट करना और फाइनेंशियल एसेट को बेचना, ये दोनों बिजनेस मॉडल ऑब्जेक्टिव में शामिल होंगे, तो क्राइटेरिया नंबर 1, कंडीशन नंबर 1 मीट होगी। दूसरी कंडीशन SPPI test, SPPI contractual cash flow test. The contractual terms of the financial asset give rise on a specified date to cash flows that are solely payment of principal and interest on the principal outstanding. ये 2 conditions, ये दोनों बातें एक साथ पूरी होंगी, आपकी डेट इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई कैटेगरी में चली जाएगी। नंबर 1, डेट इन्वेस्टमेंट के कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट के होने चाहिए। नंबर 2, सर जो डेट इन्वेस्टमेंट है इसमें इन्वेस्टमेंट करने के पीछे कंपनी का बिजनेस मॉडल ऑब्जेक्टिव कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज और फाइनेंशियल एसेट को बेचना हो। ये दोनों बातें पूरी होंगी तो आपकी डेट इन्वेस्टमेंट ओसीआई कैटेगरी में जा रही होगी। सर कुछ बातें नोट करेंगे बोर्ड से, ये बातें कुछ बातें आप नोट करेंगे, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ और फिर हम ये सारी चीजें एक दो न्यूमेरिकल में अप्लाई करके देख रहे होंगे कि प्रैक्टिकली हमने इसको किस तरह से अकाउंट फॉर करना है। सर डेट इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल एसेट, सबसे पहले फाइनेंशियल एसेट में डेट इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई कैटेगरी। इनिशियल रिकॉग्निशन होगी फेयर वैल्यू पे, और फाइनेंशियल एसेट को एक्वायर करने से रिलेटेड अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट इनकर की है, फाइनेंशियल एसेट को एक्वायर करने के लिए, डेट इन्वेस्टमेंट को एक्वायर करने के लिए अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट इनकर की है तो ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी आपकी कैपिटलाइज्ड हो जाएगी। देखिए अभी हमने फाइनेंशियल एसेट की सिर्फ दूसरी टाइप पर आए, डेट इन्वेस्टमेंट एट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई कैटेगरी पर आए। जितने भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, चाहे फाइनेंशियल एसेट हो, चाहे डेट इन्वेस्टमेंट हो, चाहे इक्विटी इन्वेस्टमेंट हो, चाहे फाइनेंशियल लायबिलिटी हो, चाहे इक्विटी इंस्ट्रूमेंट हो, सारे फाइनेंशियल एसेट की जो इनिशियल रिकॉग्निशन है ना वो हमेशा फेयर वैल्यू पे होगी। ये बात अपने ज़हन में बिठा लें, कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल लायबिलिटी या इक्विटी, फाइनेंशियल एसेट में डेट इन्वेस्टमेंट या इक्विटी इन्वेस्टमेंट, सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की जो इनिशियल रिकॉग्निशन है ना वो हमेशा फेयर वैल्यू पे हो रही होगी।
कुछ जगहों पे ट्रांजैक्शन कॉस्ट कैपिटलाइज्ड होगी, कुछ जगहों पे ट्रांजैक्शन कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं होगी। मैं एक एक करके सिनेरियोस कवर करता जाऊंगा और फिर एक जगह में इसको कंसोलिडेट भी कर देंगे। याद रहे ये दूसरे स्टैंडर्ड से अलग बात है, याद रहे ये दूसरे स्टैंडर्ड से अलग बात है। जैसे IAS 16 में आप प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को इनिशियली किस पे कैपिटलाइज करते हैं? सर IAS 16 में हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को इनिशियली कॉस्ट पे कैपिटलाइज करते हैं। आपको याद होगा IAS 16 आपने कवर किया है, IAS 38 आपने कवर किया है। IAS 16 में, IAS 38 में इनिशियली जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और इंटेंजिबल की रिकॉग्निशन है, जो कैपिटलाइजेशन है, वो किस पे होती है? कॉस्ट पे। लेकिन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट IFRS 9 में तुम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को जो इनिशियली रिकॉग्नाइज करोगे वो कॉस्ट पे रिकॉर्ड नहीं करोगे, बल्कि किस पे रिकॉर्ड करोगे? हमेशा फेयर वैल्यू पे ही कैपिटलाइजेशन हो रही होगी। कुछ कैटेगरीज में ट्रांजैक्शन कॉस्ट कैपिटलाइज्ड होगी, कुछ कैटेगरीज में ट्रांजैक्शन कॉस्ट कैपिटलाइज्ड नहीं होगी। फेयर वैल्यू थ्रू OCI कैटेगरी में जो आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो कैपिटलाइज होगी, तो मैंने ट्रांजैक्शन कॉस्ट करके कैपिटलाइज कर दिया। अच्छा, अब चूंकि इसके नाम से आपको समझ आ रहा होगा, इसके नाम से आपको समझ आ रहा होगा कि हर साल के आखिर में अपने इस वाली इन्वेस्टमेंट को कैरी करूंगा फेयर वैल्यू पे। सर फेयर वैल्यू क्या चीज होती है, IRR मेथड क्या चीज होता है, अमोर्टाइज कॉस्ट क्या चीज होती है, मार्केट रेट, मार्केट वैल्यू क्या चीज होती है, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको मैंने लास्ट क्लास के लास्ट लेक्चर्स में आपको एक्सप्लेन किए थे। आज हम उनको दोबारा से रिकॉल भी कर रहे होंगे, अप्लाई भी कर रहे होंगे। तो मैं यहाँ क्या बता रहा था कि हर साल के आखिर में, हर रिपोर्टिंग डेट में मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू पे लेकर आ रहा हूँगा, और फेयर वैल्यू पे लेकर आने की वजह से जो भी गेन या लॉस आएगा, जब अपनी इन्वेस्टमेंट को मार्क टू मार्केट करूंगा, जब अपनी इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू पे लेकर आऊंगा, तो जो भी गेन और लॉस आएगा वो आपका OCI में रिकॉर्ड हो रहा होगा। सर मेरी इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो मुझे इंटरेस्ट इनकम एक्रू होगी, मेरी इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो मुझे इंटरेस्ट इनकम होगी, वो इंटरेस्ट इनकम मेरी P&L में रिकॉग्नाइज होगी यूजिंग IRR। वही इंस्ट्रूमेंट का एक IRR कैलकुलेट किया जाएगा और IRR की मदद से एक इंटरेस्ट इनकम कैलकुलेट की जाएगी जो कि P&L में रिकॉर्ड होगी। हर साल के आखिर में फेयर वैल्यूएशन अलग होगी, फेयर वैल्यू का गेन और लॉस OCI में जाएगा। अच्छा, यहाँ लिखा मैंने गेन ऑन डिस्पोजल, गेन स्लैश लॉस ऑन डिस्पोजल, ये वाली बात भी इंटैक्ट है। फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल लायबिलिटी, फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल लायबिलिटी, इनकी डिस्पोजल पे जो गेन और लॉस आएगा ना, कोई भी फाइनेंशियल एसेट हो, कोई भी फाइनेंशियल लायबिलिटी हो, कोई भी फाइनेंशियल एसेट हो, कोई भी फाइनेंशियल लायबिलिटी हो, इनकी डिस्पोजल पे जो गेन और लॉस आएगा ना, वो हमेशा P&L में ही रिकॉग्नाइज होगा, चाहे कोई भी कैटेगरी हो। अमोर्टाइज कॉस्ट, फेयर वैल्यू थ्रू P&L हो, फेयर वैल्यू थ्रू OCI हो, कोई भी क्लासिफिकेशन हो, फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल लायबिलिटी की डिस्पोजल पे जो गेन और लॉस आएगा ना, वो आपका P&L में रिकॉग्नाइज होगा। और ये कैलकुलेट किस तरह से होगा? ये कैलकुलेट किस तरह से होगा? सेल प्रोसीड, यानी आप अपना एसेट या अपनी लायबिलिटी सेल कर रहे हो तो आपको कितनी कंसीडरेशन मिल रही है, कितनी कंसीडरेशन देनी पड़ रही है, माइनस कैरिंग अमाउंट एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल, माइनस कैरिंग अमाउंट एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल। अब ये देखिए, यहां गौर कीजिएगा, ये जो कैरिंग अमाउंट है ना, इन अकॉर्डिंग विथ क्लासिफिकेशन मॉडल, क्या मतलब? देखें, अगर मेरी इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू OCI कैटेगरी में और मैं ड्यूरिंग द ईयर उस इन्वेस्टमेंट को बेच रहा हूं, तो जिस दिन मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को बेच रहा हूं ना, उस दिन मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को पहले फेयर वैल्यू पे लेकर आऊंगा। अगर मेरी डेट इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू OCI की बात की जा रही है और ड्यूरिंग द ईयर, साल के दरमियान में मैं उसको डिस्पोज ऑफ करता हूं, बेच देता हूं, तो जिस दिन मैं उसको डिस्पोज ऑफ कर रहा हूं, पहले मैं उस इन्वेस्टमेंट को लेकर आऊंगा फेयर वैल्यू पे। फेयर वैल्यू का जो भी गेन और लॉस होगा वो जाएगा OCI में, फेयर वैल्यू का जो भी गेन और लॉस होगा वो जाएगा OCI में, और फिर उस इन्वेस्टमेंट की डी रिकॉग्निशन, डिस्पोजल रिकॉर्ड करूंगा। जो भी डिस्पोजल की वजह से गेन और लॉस आएगा वो आपका P&L में जा रहा होगा। सारे फाइनेंशियल एसेट, सारी फाइनेंशियल लायबिलिटी में मैं यही काम करूंगा। लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था अमोर्टाइज कॉस्ट कैटेगरी, हमने जो एग्जांपल्स कवर की थी उसमें अमोर्टाइज कॉस्ट कैटेगरी को ड्यूरिंग द ईयर हमने बेचा नहीं था, लेकिन अगर किसी पॉइंट इन टाइम पे मैं अपनी डेट इन्वेस्टमेंट अमोर्टाइज कॉस्ट को ड्यूरिंग द ईयर डिस्पोज ऑफ कर दूं, किसी पॉइंट इन टाइम पे मैं अपनी डेट इन्वेस्टमेंट अमोर्टाइज कॉस्ट कैटेगरी ड्यूरिंग द ईयर डिस्पोज ऑफ कर दूं, तो मैं करूंगा क्या? पहले उस दिन तक की अमोर्टाइज कॉस्ट कैलकुलेट करूंगा, पहले डिस्पोजल डेट की अमोर्टाइज कॉस्ट कैलकुलेट करूंगा, अमोर्टाइजेशन का जो भी इंपैक्ट है वो P&L में जाएगा। फिर डिस्पोजल डेट पे सेल प्रोसीड और कैरिंग अमाउंट का जो भी डिफरेंस आपका P&L में जा रहा होगा। अच्छा, यहां मैंने एक और बात लिखी है, रिसाइकलिंग ऑफ OCI रिजर्व टू P&L और डिस्पोजल। देखें, इस इन्वेस्टमेंट को, अगेन ये सारी चीजें अभी सिर्फ रूल बता रहा हूं, लेकिन जब मैं न्यूमेरिकली अप्लाई करूंगा तो आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छे से समझ आएंगे। जब मैं हर साल के आखिर में अपनी इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू पे ला रहा हूं, फेयर वैल्यू का जो भी गेन और लॉस है वो मैं एक OCI में रिजर्व क्रिएट कर रहा हूं, फेयर वैल्यू का जो भी गेन और लॉस है उसमें मैं OCI में एक रिजर्व क्रिएट कर रहा हूं। इन केस के कभी इन्वेस्टमेंट को डिस्पोज ऑफ करता हूं या मेरी इन्वेस्टमेंट मैच्योर होती है, तो उस OCI के रिजर्व का क्या करेंगे?
सर वो सारा का सारा जो ओसीआई का रिजर्व है वो आपका पीएनएल में रिसाइकल हो रहा होगा। तो अगेन मैंने कुछ रूल बेस्ड बातें बताई है, कोई कॉन्सेप्चुअली वैसे डिस्कशन नहीं की, सिर्फ रूल्स बताया कि भाई ये चीजें ये अप्लाई करूंगा। इनिशियल रिकॉग्निशन, इनिशियल मेजरमेंट होगी फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, यानी कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट कैपिटलाइज होगी। हर साल के आखिर में अपनी इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू पे लेकर आऊंगा, फेयर वैल्यू का जो भी गिना लॉस है वो ओसीआई में जाएगा। अपनी इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड करूंगा एज पर आईआरआर मेथड, पीएनएल में रिकॉर्ड होगा। डिस्पोजल के वक्त पहले अपनी इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू पे लेकर आऊंगा इस रूल्स की वजह से, रूल्स के हिसाब से। फिर डिस्पोजल के वक्त जो भी गेन और लॉस आता है दैट इज सेल प्रोसीड माइनस कैरिंग अमाउंट, ये आपका पीएनएल में रिकॉर्ड होगा। और डिस्पोजल के वक्त उस इन्वेस्टमेंट पे जितना भी ओसीआई रिजर्व है वो सारा का सारा पीएनएल में आपका रिसाइकल हो रहा होगा। तो ये चीजें लाजमी कॉपी करें। तो फिर हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं इसका। जी सर, तो डेट इन्वेस्टमेंट एट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई कैटेगरी की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमारे पास या नोट्स में भी लिखी है। इस पे एक तो सवाल देखते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 1, ये सवाल हम ऑलरेडी डेट इन्वेस्टमेंट अमोर्टाइज कॉस्ट कैटेगरी के हिसाब से सॉल्व कर चुके हैं। अब इसको हम फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई कैटेगरी हिसाब से सॉल्व करते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे, एन एंटिटी स्क्वायर्स कंपनी purchased a 3-year bond on 1st January 2010 at a cost of rupees 5 million with annual interest of 5%, which is also the effective interest rate payable on 31st December annually। एक कंपनी ने 3 साल की मैच्योरिटी का एक बॉन्ड परचेस किया 5 मिलियन का 1 जनवरी 2010 पे। 5% का इस पे कूपन है और 5% इसका आईआरआर है। As a result of change in general interest rate, the fair value of the bond was rupees 5.2 million at 31 December 2010 and 5.05 million at 31 December 2011। फिर आपसे क्या कह रहा है कि आगे वक्त चेंज होने के साथ साथ इंटरेस्ट रेट चेंज होने की वजह से, आने वाले वक्तों में इंटरेस्ट रेट चेंज होने की वजह से जो बॉन्ड की फेयर वैल्यू है ना वो हो गई 5.2 मिलियन 31 दिसंबर 2010 यानी कि पहले साल के आखिर में, एंड 5.05 मिलियन 31 दिसंबर 2011 दूसरे साल के आखिर में वो कितनी हो गई 5.05 मिलियन। अकाउंट फॉर द फाइनेंशियल एसेट ऑन द बेसिस दैट इट इज क्लासिफाइड एट फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो बड़ा सिंपल सा, बड़ा सीधा सा सवाल है। एक चीज हम ऐड कर लेते हैं कि हम यहाँ एक अजम्पशन भी डाल देते हैं कि द बॉन्ड इज सोल्ड for rupees, let's say 5.15 million at the end of year 2, कि दूसरे साल के आखिर में हमने बॉन्ड को 5.15 मिलियन का बेच दिया है। तो क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगी, इसको मैं बोर्ड पे सॉल्व करवाता हूँ जब तक आप लोग सवाल रीड करें। एक आपके हैंड आउट का क्वेश्चन नंबर 1 और जो है इसे हम डेट इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई कैटेगरी से हिसाब से सॉल्व करेंगे। सर हमने इन्वेस्टमेंट परचेज किए 1 जनवरी 2010 पे 5 मिलियन की, और इस सवाल में ना कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, ना कोई प्रीमियम एंड डिस्काउंटेड इशुएंस है, ना कोई प्रीमियम एंड डिस्काउंटेड रिडेम्पशन है। तो ये पांचों चीजों में से कोई एक चीज भी नहीं है। ना ट्रांजैक्शन कॉस्ट है हमारे पास, ना इशुएंस एंड डिस्काउंट है, ना इशुएंस एंड प्रीमियम है, ना रिडेम्पशन एंड डिस्काउंट है, ना रिडेम्पशन एंड प्रीमियम है। जब ये पांच में से कोई एक चीज भी नहीं है मेरे पास, तो इस सवाल में जो हमारे पास कूपन रेट है आईआरआर है, ये दोनों सेम ही, और वो कितना है 5% का। मैंने आपको लास्ट क्लास में पूरा एक्सप्लेन किया था कि आईआरआर और कूपन रेट में डिफरेंस कब आता है। सर जब आपकी इन्वेस्टमेंट में इन पांच में से कोई एक या एक से ज्यादा चीज हो। कौन कौन सी? ट्रांजैक्शन कॉस्ट, डिस्काउंटेड इशुएंस, प्रीमियम एंड इशुएंस, डिस्काउंटेड रिडेम्पशन या प्रीमियम एंड रिडेम्पशन। इन पांच में से कोई एक या एक से ज्यादा बात होगी तो आईआरआर कूपन रेट से डिफरेंट होगा। इस क्वेश्चन नंबर 1 में ऐसी कोई भी चीज नहीं है, तो कूपन रेट भी 5% है, आईआरआर भी 5% है। सर तो डे 1 पे एंट्रीज बनाते रहता हूं साथ साथ। 1 जनवरी 2010 पे आपने इन्वेस्टमेंट एक्वायर की 5 मिलियन की, आपने आसान सी एंट्री क्या बनाई होगी? सर डेट इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू ओसीआई डेबिट कैश क्रेडिट 5 मिलियन। मैं रुपीस इन मिलियन में एंट्री बना रहा हूं, ठीक है। 5 मिलियन से आपने एंट्री बना ली होगी। फिर आपने एक अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बनाया होगा। फिर आपने एक अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बनाना स्टार्ट किया होगा। यहाँ देखिए ईयर ओपनिंग इंटरेस्ट आईआरआर के हिसाब से रिकॉर्ड होगा, दैट इज 5%। कूपन जो कि कूपन रेट के हिसाब से रिकॉर्ड होगा, और क्लोजिंग।
सर हमारे पास 1 जनवरी 2010 में हमने इन्वेस्टमेंट एक्वायर की, 3 साल की इसकी मैच्योरिटी, यानी कि 3 साल का इसका अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बनेगा 2010, 2011, 2012। अब कौन से देखिएगा सर, ओपनिंग हमारे पास 5 मिलियन। अच्छा, इस सवाल में आईआरआर भी कितना है, 5%, कूपन रेट भी है 5%। तो इसके ऊपर में इंटरेस्ट इनकम कितनी होगी, 5 मिलियन का 5%, 5 मिलियन का 5% ये बन जाएगा 0.25। तो 0.25 की आपके पास इंटरेस्ट इनकम आ रही है और 0.25 का ही आपका आईआरआर भी होगा। तो इस साल के आखिर में हो जाएगा 5 मिलियन। फिर इसी तरह अगले साल भी ओपनिंग 5, 0.25, 0.25, 5 मिलियन, और तीसरे साल भी 5, 0.25, 0.25 और 5 मिलियन। हम ये गौर से देखिएगा, आसान सी एंट्रीज में समझ आ जाएगा। सर पहले साल के आखिर में सबसे पहले मैं इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड करूंगा। इंटरेस्ट इनकम कितनी है, 0.25 की, और कूपन कितना मिला 0.25 का। तो एक साथ कंबाइन एंट्री बना दे 31 दिसंबर 2010 पे कैश डेबिट आपके पास कूपन आया कितना, 0.25 मिलियन, 0.25 मिलियन। और आपके पास इंटरेस्ट इनकम कितनी है सर, इंटरेस्ट इनकम है हमारे पास 0.25 मिलियन, 0.25, सिंपल। फिर आपने इन्वेस्टमेंट को रखा है फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई कैटेगरी में, आपने इन्वेस्टमेंट को रखा है फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई कैटेगरी में। अब 31 दिसंबर 2010 पे इन्वेस्टमेंट की फेयर वैल्यू कितनी है सर, ये सवाल में दी मैंने सर। 31 दिसंबर 2010 पे इन्वेस्टमेंट की फेयर वैल्यू हमारे पास 5.2 मिलियन। मेरी बुक्स में इन्वेस्टमेंट कितनी की आ रही है सर, आपकी बुक्स में इन्वेस्टमेंट आ रही है 5 मिलियन की, 5.2 मिलियन की इन्वेस्टमेंट, और आपकी बुक्स में इन्वेस्टमेंट कितनी आ रही है 5 मिलियन की। तो अगर 5 मिलियन की इन्वेस्टमेंट को मुझे 5.2 पे लेकर जाना तो मेरे पास एंट्री क्या बनेगी सर, डेट इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू ओसीआई डेबिट, ओसीआई रिजर्व क्रेडिट कितना 5.2 माइनस 5, 0.2 मिलियन। 0.2 मिलियन का मैंने ओसीआई रिजर्व क्रेडिट किया अपनी इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू पे लेकर। सर ये पहले साल की एंट्री हो गई। अब देखो यहाँ एक बात नोट करनी थी, आपने पहले साल की एंट्रीज बना दी, पहले साल के आखिर की एंट्रीज बना दी। अब जब दूसरे साल की एंट्रीज रिकॉर्ड करूंगा, जब मैं 31 दिसंबर 2011 की एंट्रीज रिकॉर्ड करूंगा, आपका अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल चेंज नहीं होगा, आपका आईआरआर दोबारा से कैलकुलेट नहीं होगा। बहुत से लोगों को यहाँ कंफ्यूजन होती है या चीजें क्लियर नहीं होती कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू पे भी कैरी हो रही है, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट साल के आखिर में फेयर वैल्यू पे भी कैरी हो रही है, लेकिन फिक्स रेट बॉन्ड में, फिक्स रेट बॉन्ड सर व्हाट इज फिक्स रेट बॉन्ड, जिसमें आपको हर साल सेम अमाउंट का कूपन मिल रहा है। फिक्स रेट बॉन्ड का मतलब है जिसका कूपन रेट फिक्स्ड हो। अगर एक फिक्स रेट बॉन्ड है, चाहे तुम उसको अमोर्टाइज कॉस्ट कैटेगरी में रखो, चाहे आप उसे फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई कैटेगरी में रखो, चाहे आप उसे फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल कैटेगरी में रखो, हम उसको कवर करेंगे। इन तीनों ही कैटेगरीज में आप इसका आईआरआर बार बार रिकैलकुलेट नहीं करोगे, आप उसका अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बार बार से ड्रॉ नहीं करोगे। जो इनिशियल रिकॉग्निशन पे, जो डे 1 पे हमने अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बनाया, हमने आईआरआर कैलकुलेट किया, ये लॉक हो जाएगा, ये बिल्ट इन हो जाएगा, बार बार इसे रिकैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। सर दूसरे साल के आखिर में क्या होगा, 31 दिसंबर 2011, 31 दिसंबर 2011 पे क्या होगा सर, मेरी इन्वेस्टमेंट के ऊपर मैंने इंटरेस्ट इनकम अपने ओरिजिनल अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल, अपने ओरिजिनल आईआरआर के हिसाब से रिकॉर्ड करना है, दैट इज 0.25। दूसरे साल के आखिर में भी आपकी एंट्री बन जाएगी कैश डेबिट 0.25, इंटरेस्ट इनकम पीएनएल में क्रेडिट 0.25। अब बहुत से लोगों के जहन में आ रहा होगा कि दूसरे साल के स्टार्ट में मेरी इन्वेस्टमेंट मेरी बैलेंस शीट पे कितने में रिकॉर्डेड है। जब मेरा 2011 वाला साल स्टार्ट हुआ होगा तो मेरी इन्वेस्टमेंट मेरी बैलेंस शीट पे किस वैल्यू पे रिकॉर्डेड है, 5 मिलियन पे? नहीं, आपने पिछले साल जब इन्वेस्टमेंट के ऊपर 0.2 मिलियन का गेन रिकॉर्ड किया था तो आपकी इन्वेस्टमेंट 5.2 मिलियन पे आ गई थी। 2011 वाले साल में जो इनिशियली इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हुई ना, वो किस वैल्यू पे है, 5 मिलियन की नहीं, 5.2 मिलियन। लेकिन जो आपने इंटरेस्ट इनकम, जो आपने अपना इंटरेस्ट इनकम आपने रिकॉर्ड करनी, वो आपकी ओरिजिनल अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल के हिसाब से ही रिकॉर्ड हो रही होगी। बेसिकली ये जो मैंने आपको आईआरआर का कॉन्सेप्ट बताया था ना, ये आईआरआर का कॉन्सेप्ट है क्या सर, ये आईआरआर का कॉन्सेप्ट आपकी डेट इन्वेस्टमेंट का इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न है।
आपने एक डेट इन्वेस्टमेंट की, आपने एक डेट इन्वेस्टमेंट की है क्या सर? सर मैंने एक डेट इन्वेस्टमेंट की है, यहाँ मैंने 5 मिलियन इन्वेस्ट किए, यहाँ मुझे 0.25 मिलेंगे, यहाँ मुझे 0.25 मिलेंगे, यहाँ मुझे 0.25 मिलेंगे और यहाँ मुझे 5 मिलेंगे। मैं अगर अपनी इन्वेस्टमेंट की कैश फ्लो प्लॉट करूँ तो हुआ क्या है, ईयर 0 पे मैंने 5 मिलियन इन्वेस्टमेंट किया है, ईयर 1 के एंड पे मुझे 2.5 लाख मिलेगा, ईयर 2 के एंड पे मुझे 2.5 लाख मिलेगा, ईयर 3 के एंड पे मुझे 2.5 लाख मिलेगा और मुझे 5 मिलियन वापस मिल जाएंगे। ऐसा ही है इस पूरी इन्वेस्टमेंट का अफेक्टिव रिटर्न एक्चुअल रिटर्न कितना है सर, ये चीज रिप्रेजेंट करता है आईआरआर। आपने इस इन्वेस्टमेंट का अफेक्टिव रिटर्न आईआरआर के हिसाब से कैलकुलेट कर लिया एक दफा, फिर ये लॉक हो जाएगा, ये आईआरआर के हिसाब से कैलकुलेट कर लिया, अब ये चीजें चेंज नहीं होंगी। हाँ, हर साल के आखिर में मार्केट इंटरेस्ट रेट चेंज होने की वजह से फेयर वैल्यू चेंज हो सकती है। मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू पे लेकर आऊंगा, फेयर वैल्यू का जो भी गेन और लॉस है वो डिपेंडिंग अपॉन द क्लासिफिकेशन मॉडल रिकॉर्ड हो जाएगा। अभी मैं फेयर वैल्यू थ्रू ओसीए कैटेगरी पढ़ रहा हूं, फेयर वैल्यू का गेन और लॉस ओसीए में ले गया। जब कोई पीएनएल कैटेगरी पढ़ूंगा मैं आपको अलग बात बताऊंगा। तो फेयर वैल्यू का गेन और लॉस ओसीए में चला गया, लेकिन जो आपकी आईआरआर, जो आपकी इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड होगी, वो आपके ओरिजिनल अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल के हिसाब से रिकॉर्ड हो रही होगी। सर इसके बाद 31 दिसंबर 2011 पे आपने कैश डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट कर दिया। अब मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट को दोबारा फेयर वैल्यू पे लेकर आना है। अब मेरी इन्वेस्टमेंट को मुझे दोबारा से फेयर वैल्यू पे लेकर आना है। एक तो ईयर एंड भी है, और मैंने सवाल में अजम्पशन क्या लिखवाई है कि दूसरे साल के आखिर में मैंने इन्वेस्टमेंट को बेच दिया। मैंने आपको सवाल में एक अजम्पशन क्या लिखवाई है कि दूसरे साल के आखिर में मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट को बेच दिया। मुझे बताएं कि फेयर वैल्यू 31 दिसंबर 2011 पे कितनी है? सर 31 दिसंबर 2011 पे इन्वेस्टमेंट की फेयर वैल्यू है, सवाल में गिवन है 5.05। गौर से सुनिएगा, अगर मुझे अपनी इन्वेस्टमेंट को 5.05 पे लाना है, तो सर 5 मिलियन की इन्वेस्टमेंट को 5.05 पे लाना है तो 05 का गेन रिकॉर्ड कर दो। 5 मिलियन की इन्वेस्टमेंट को 5.05 पे लाना है, ये फेयर वैल्यू सवाल में गिवन है, तो क्या 0.05 का गेन रिकॉर्ड कर दो? नहीं सर, ऐसा नहीं होगा। मेरी बुक्स में इन्वेस्टमेंट की कैरिंग अमाउंट कितनी है? मेरी बुक्स में 31 दिसंबर 2011 पे मुझे बताओ बुक्स में इन्वेस्टमेंट की कैरिंग अमाउंट कितनी है? सर ये आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। कैसे? यहाँ देखें, जब हमारा साल स्टार्ट हुआ था यानी कि 1 जनवरी 2011 पे मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी थी? सर आपने 31 दिसंबर 2011 पे इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड किया था। आपने 31 दिसंबर 2011 पे अपनी इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू पे लेकर आए थे। कितने की फेयर वैल्यू पे लेकर आए थे? सर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को 5.2 की फेयर वैल्यू पे लेकर आए थे, ऐसा ही था। फिर ड्यूरिंग द ईयर आपने इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड की, आपने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं किया, यानी कि 31 दिसंबर पे आपकी इन्वेस्टमेंट की फेयर वैल्यू कितनी है? 31 दिसंबर पे आपकी इन्वेस्टमेंट की कैरिंग अमाउंट कितनी है? 5.2 मिलियन। देखो एक छोटी बहुत आसान सी बात है, लेकिन स्टिल बहुत सारे लोग यहाँ पे गलतियां कर रहे होते हैं कि जब सब्सिक्वेंट ईयर्स में तुम इन्वेस्टमेंट की फेयर वैल्यूएशन करोगे, जब सब्सिक्वेंट ईयर में तुम इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू पे लेकर आओगे, तो हरगिज फेयर वैल्यू और अमोर्टाइज्ड कॉस्ट को कंपेयर मत कर लेना। ये भाई ये टेबल क्या है? ये टेबल तुम अमोर्टाइज्ड कॉस्ट कैलकुलेट करके दे रहा है। जब तुम सब्सिक्वेंट ईयर्स में अपनी इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू पे लेकर आओगे तो फेयर वैल्यू और अमोर्टाइज्ड कॉस्ट को कंपेयर मत करना। रीजन भी तुम्हारी इन्वेस्टमेंट इस वैल्यू पे थोड़ी है, तुम्हारी इन्वेस्टमेंट तो तुम्हारे टी अकाउंट में, तुम्हारी बैलेंस शीट में किसी और ही वैल्यू पे चल रही है ना। सर किस वैल्यू पे? सर जब साल शुरू हुआ था तो मेरी इन्वेस्टमेंट कितने में थी? 5.2 मिलियन। तो साल के आखिर में जब मैंने ये इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड की तो मेरी इन्वेस्टमेंट 5.2 मिलियन पे है ना। अब मुझे 5.2 मिलियन की इन्वेस्टमेंट को 5.05 पे लाना है। 5.2 मिलियन की इन्वेस्टमेंट को 5.05 पे लाना है। ये एंट्री क्या बनेगी? सर ओसीआई रिजर्व डेबिट और डेट इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई क्रेडिट। कितना? सर आपको 5.2 मिलियन की इन्वेस्टमेंट को 5.05 पे लाना है। 5.2 मिलियन की इन्वेस्टमेंट को 5.05 पे लाना है, तो मेरे ख्याल में 0.15 का लॉस, 0.15 का लॉस। मैंने ओसीआई रिजर्व डेबिट कर दिया, डेट इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई क्रेडिट। मैंने ओसीआई रिजर्व डेबिट कर दिया, डेट इन्वेस्टमेंट थ्रू फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई क्रेडिट। मुझे पता है ये काम करने के बाद अब आपकी इन्वेस्टमेंट की कैरिंग अमाउंट कितनी होगी? अब हमारी इन्वेस्टमेंट की कैरिंग अमाउंट कितनी होगी? सर हमारी इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू पे आ गई, यानी कि 5.05। ये एंट्री करने के बाद मेरी इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू पे आ गई। यस सर, कितनी फेयर वैल्यू पे? 5.05 पे। फिर मैंने आपको सवाल में असम्पशन करवाई, फिर मैंने आपको एक सवाल में असम्पशन लिखवाई कि मैंने दूसरे साल के आखिर में अपनी इन्वेस्टमेंट को 5.15 का बेच दिया।
मैंने दूसरे साल के आखिर में अपनी इन्वेस्टमेंट को 5.15 का बेच दिया। देखिए एंट्री क्या बनेगी, कैश डेबिट 5.15, कैश डेबिट 5.15। ये मैंने कोई भी नंबर अज्यूम कर लिया बस ऐसे समझाने के लिए। आपकी इन्वेस्टमेंट आपकी बुक्स में कितने पे रिकॉर्डेड है सर? हमारी इन्वेस्टमेंट हमारी बुक्स में फेयर वैल्यू पे रिकॉर्डेड है। कितना? 5.05 है, 5.05 है। याद रखिएगा कोई भी क्लासिफिकेशन मॉडल, चाहे अमोर्टाइज कॉस्ट हो, चाहे फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल हो, चाहे फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई हो, डिस्पोजल की डेट पे जो गेन और लॉस आएगा ना, वो हमेशा पीएनएल में ही रिकॉग्नाइज होगा। डिस्पोजल की डेट पे जो भी गेन और लॉस आएगा वो हमेशा पीएनएल में ही रिकॉग्नाइज होगा। तो मेरे ख्याल में ये 0.1 बन रहा है, और सर एक और बात आपने बताई थी कि जब तुम्हारी इन्वेस्टमेंट डी रिकॉग्नाइज हो जाए तो जितना भी ओसीआई में रिजर्व होगा वो पीएनएल में रिसाइकल हो जाएगा। तो मेरे पास ओसीआई में रिजर्व कितना है? यहाँ देखो ओसीआई में रिजर्व कितना है सर? ओसीआई में आपने 0.2 मिलियन से क्रेडिट किया था, पहले साल के आखिर में आपने ओसीआई में 0.2 मिलियन से क्रेडिट किया था, और दूसरे साल के आखिर में आपने 0.15 से डेबिट कर दी। तो ओसीआई में रिजर्व कितना है सर? ओसीआई में 0.05 का क्रेडिट रिजर्व है। ओसीआई में 0.2 से क्रेडिट किया, 0.15 से डेबिट किया, तो रिजर्व नेट कितना है सर? नेट रिजर्व है 0.05 का, 0.05 का सर। 0.05 के रिजर्व को मैं रिसाइकल करूंगा तो एंट्री क्या बनाऊंगा? ओसीआई रिजर्व डेबिट पीएनएल क्रेडिट 0.05। तो ये आसान सा सवाल था, आसान सा सिनेरियो था, और क्वेश्चन नंबर 1 तो बिल्कुल बेसिक ही सवाल है, इसमें कोई बहुत ज्यादा मुश्किल चीजें हैं भी नहीं। इसको सुकून से कॉपी करें, फिर हम एक और सवाल देखते हैं, फिर मैं आपके क्वेश्चन लेता हूँ। देखिए सर मैं डिस्पोजल वाली एंट्री दोबारा से रिपीट करता हूँ। देखें दूसरे साल के आखिर में जब आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को रीवैल्यू किया, तो आपकी इन्वेस्टमेंट की कैरिंग अमाउंट कितनी हो गई सर? दूसरे साल के आखिर में जब मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट को रीवैल्यू किया ना, तो 31 दिसंबर 2011 पे इन्वेस्टमेंट की कैरिंग अमाउंट हो गई है 5.05। कैसे? पहले साल के आखिर में इन्वेस्टमेंट को 5.2 मिलियन पे लाया था तो 0.2 मिलियन का गेन रिकॉर्ड किया था। दूसरे साल के आखिर में अपनी इन्वेस्टमेंट को 5.05 पे लाया तो इस 2 मिलियन की गेन, इस 0.2 मिलियन की गेन में से मैंने 1.15 का गेन रिवर्स कर दिया। पहले साल की आखिर में अपनी इन्वेस्टमेंट को 5.2 मिलियन पे लाया था तो 0.2 मिलियन का गेन रिकॉर्ड किया। दूसरे साल के आखिर में अपनी इन्वेस्टमेंट को 5.05 पे लाया था तो 0.15 का मैंने गेन रिवर्स कर दिया था। मेरी इन्वेस्टमेंट की कैरिंग अमाउंट कितनी थी सर? 5.05 की। अब मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट को बेचा, कितने का बेचा? 5.15 का। सर ये कहाँ दिया हुआ है? ये सवाल में नहीं दिया हुआ, ये मैंने अज्यूम किया था। जब मैंने सवाल रीड किया था तो ये नंबर मैंमैंने अज्यूम किया था कि मैंने 5.15 का बेच दिया। तुम कुछ भी अज्यूम कर लो, यहाँ मुझे कॉन्सेप्ट समझाना है। 5.15 का आपने बेचा इन्वेस्टमेंट को, तो सर आपको गेन हो गया। कितना गेन हुआ सर? 0.1 का। 0.1 का मैं गेन हो गया। मैंने एंट्री क्या बनाई? कैश डेबिट 5.15। मेरी इन्वेस्टमेंट डीरिकॉग्नाइज हो रही है, तो डेट इन्वेस्टमेंट फेवरेबल थ्रू ओसीआई क्रेडिट। कितने से? जो भी इसकी कैरिंग अमाउंट रिकॉर्डेड थी, जो भी इसकी वैल्यू रिकॉर्डेड थी, उतने से मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कर दी। इस एंट्री का जो भी बैलेंसिंग है, इस सवाल में गेन आ रहा है। ये हमारा गेन ऑन डिस्पोजल, ये मैंने पीएनएल में रिकॉग्नाइज कर दिया है। सिंपल, ये मैंने पीएनएल में रिकॉग्नाइज कर दिया। अच्छा, फिर मैंने एक और बात बताई थी कि आपने इस इन्वेस्टमेंट को फेवरेबल थ्रू ओसीआई कैटेगरी में रखा है, तो इस पे एक ओसीआई का रिजर्व भी तो रिकॉर्ड हो रहा है। यस सर, ओसीआई का रिजर्व भी रिकॉर्ड हो रहा है। अब देखिए ओसीआई का रिजर्व कितना था सर? ओसीआई का रिजर्व पहले साल के आखिर में जब आपने इन्वेस्टमेंट को रीवैल्यू किया था तो 0.2 मिलियन का रिजर्व क्रेडिट किया था। 0.2 मिलियन का रिजर्व क्रेडिट किया था, ये ओसीआई रिजर्व 0.2 मिलियन। दूसरे साल के आखिर में जब आपने इन्वेस्टमेंट को रीवैल्यू किया, आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को रीवैल्यू किया तो 0.15 का रिजर्व डेबिट किया। तो रिजर्व में नेट बैलेंस बचा कितना है? सर रिजर्व में जो है ना हमारे पास, ओसीआई रिजर्व में हमारे पास 0.2 माइनस 0.15 यानी कि 0.05 का क्रेडिट बैलेंस बचा है।
0.2 का क्रेडिट, 0.15 का डेबिट, तो नेट मेरे पास 0.05 का क्रेडिट बैलेंस बचा। अब मुझे इसको रिसाइकल करना है, खत्म करना है, और रिसाइकल करना है थ्रू पीएनएल, रिसाइकल करना है थ्रू पीएनएल। तो एंट्री क्या बनेगी, ओसीआई रिजर्व डेबिट पीएनएल क्रेडिट 0.05 0.05। किसी ने सवाल पूछा, वैसे तो ये थोड़ा प्रीमेच्योर सवाल है, आगे जाके बहुत सारी कॉन्सेप्ट्स को एक साथ कनेक्ट करूंगा, लेकिन अभी भी मैं आंसर कर सकता हूं। किसी ने सवाल पूछा कि ये ओसीआई का रिजर्व पीएनएल में क्यों जा रहा है, किसी ने सवाल पूछा कि ये ओसीआई का रिजर्व पीएनएल में क्यों जा रहा है, डायरेक्ट इक्विटी में क्यों नहीं जा रहा। तो इसका आंसर ये है, हम बैलेंस शीट, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते क्यों है सर? हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं कि कंपनी का जो बिजनेस ऑपरेशन है, कंपनी का जो बिजनेस ऑब्जेक्टिव है, वो आपके फाइनेंशियल्स में यूजर्स को कम्युनिकेट किया जा सके। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का ऑब्जेक्टिव है कि कंपनी जो भी ऑपरेशंस या कंपनी जो भी इंटेंशन से बिजनेस कर रही है ना, वो इंटेंशन, वो ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नजर आए। मुझे बताओ, कंपनी अपनी डेट इन्वेस्टमेंट को फेवरेबल थ्रू ओसीआई कैटेगरी में लेकर कब जाती है? कंपनी अपनी इन्वेस्टमेंट को, कंपनी अपनी डेट इन्वेस्टमेंट को फेवरेबल थ्रू ओसीआई कैटेगरी में लेकर कब जाती है सर? जब कंपनी का बिजनेस मॉडल ऑब्जेक्टिव कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज के साथ साथ फाइनेंशियल एसेट को बेच के कैश फ्लो हासिल करना था। डेट इन्वेस्टमेंट फेवरेबल थ्रू ओसीआई कैटेगरी में कब जा रहा था? जब कंपनी का बिजनेस मॉडल ऑब्जेक्टिव कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो को हासिल करना था एंड फाइनेंशियल एसेट को बेचना था। अब अगर कंपनी का बिजनेस मॉडल ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल एसेट को बेचना है, तो बेचने की वजह से जो भी गेन है, बेचने की वजह से जो भी गेन या लॉस है, वो पीएनएल में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। अगर मेरा ऑब्जेक्टिव है टू सेल द फाइनेंशियल एसेट, तो इस ऑब्जेक्टिव की वजह से जो भी गेन या लॉस आएगा वो पीएनएल में आना चाहिए। यस सर, इस वजह से ये गेन पीएनएल में नजर आ, इस वजह से ये गेन पीएनएल में रिसाइकल हो रहा है, डायरेक्ट इक्विटी में रिसाइकल नहीं हो रहा। अगर डायरेक्ट इक्विटी में रिसाइकल हो गया तो फिर तो नजर ही नहीं आएगा। पीएनएल से रिसाइकलिंग क्यों हो रही है? ताकि बिजनेस मॉडल ऑब्जेक्टिव हमारे पीएनएल में रिफ्लेक्ट हो रही हो। तो आई होप कि अभी हमें समझ आ गया होगा। इसको कॉपी करें तो फिर हम एक अगला सवाल देखते हैं। चलिए सर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये सवाल भी मैं एक दफ़ा सॉल्व कर चुका हूँ अमोटाइज कॉस्ट के हवाले से। अब हम इस सवाल को फेवरेबल टू ओसीआई कैटेगरी हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे मैं रीड करता हूँ। ऑन 1 जनवरी 2004 an entity subscribed for rupees 20,000 5% bond interest being payable annually in arrears। मैंने आपको बताया था कि हम इसको रीड कैसे करते हैं सर। 20,000 रुपए हमारी बॉन्ड की फेस वैल्यू है, 20,000 रुपए हमारी बॉन्ड की फेस वैल्यू है, 5% हमारा कूपन रेट है, 5% हमारा कूपन रेट है, और 1 जनवरी 2004 हमारी परचेज डेट या इशू डेट है। द इशू कॉस्ट एसोसिएटेड विद द बॉन्ड आर ₹500, और हमने 500 रुपए की ट्रांजेक्शन कॉस्ट इनकर की है। इस बॉन्ड को परचेज करने के लिए 500 रुपए की ट्रांजेक्शन कॉस्ट इनकर की है। द बॉन्ड वॉज इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 5% एंड वॉज रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 5% ऑन 31 दिसंबर 2006। ये बॉन्ड 31 दिसंबर 2006 पे रिडीम होगा, यानी कि 3 साल की इसकी लाइफ है, 3 साल की इसकी मेच्योरिटी है। अच्छा, बॉन्ड 5% के डिस्काउंट पे इशू हुआ है, यानी कि 20,000 का बॉन्ड खरीदने के लिए आपको 20,000 नहीं बल्कि 20,000 का 95% पे करना पड़ा होगा, और ये बॉन्ड 5% के प्रीमियम पे रिडीम होगा, यानी कि जब ये मैच्योर होगा तो आपको 20,000 नहीं बल्कि 20,000 मल्टीप्लाई बाय 105% मिल रहे होंगे। ये सवाल हम ऑलरेडी अमोर्टाइज्ड कॉस्ट के हिसाब से सॉल्व कर चुके हैं। अब कहता है the effective interest rate of the financial instrument was calculated at 7.15%, और इस इंस्ट्रूमेंट का IRR कितना कैलकुलेट हुआ है सर? IRR कैलकुलेट हुआ है 7.15%। 2-3 रीजन की वजह से, यहाँ पे ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी है, यहाँ पे इशूएंस डिस्काउंट भी है, यहाँ पे रिडेम्पशन रेट प्रीमियम भी है। तो जब ये चीजें आ रही हैं तो आपका IRR आपके कूपन से डिफरेंट आ रहा है। अब यहाँ देखें, एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन जनरल इंटरेस्ट रेट द फेयर वैल्यू ऑफ द बॉन्ड वॉज 19,400 31 दिसंबर 2004 एंड 20,400 31 दिसंबर 2005। पहले साल के आखिर में और दूसरे साल के आखिर में मुझे इन्वेस्टमेंट की फेयर वैल्यू दी है कितनी? फिर पहले साल के आखिर में इन्वेस्टमेंट की फेयर वैल्यू हो गई 19,400, दूसरे साल के आखिर में इन्वेस्टमेंट की फेयर वैल्यू हो गई 20,400। अगेन मैं एक और अजम्पशन लेता हूं कि दूसरे साल के आखिर में द बॉन्ड इज डिस्पोज्ड ऑफ at the end of 2005, disposed of on 31 December 2005 for rupees, let's say हम अज्यूम कर लेते हैं 18,000। मैंने दूसरे साल के आखिर में अपने बॉन्ड को 18,000 रुपए का बेच दिया है।
तो जल्दी से पहले सवाल को रीड करें, फिर मैं इसको सॉल्व करवाता हूँ। हैंड आउट का क्वेश्चन नंबर 2, डेट इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीए कैटेगरी के हिसाब से मैं इसको सॉल्व करना है। बॉन्ड परचेज किया गया 1 जनवरी 2004 पे, 20,000 का बॉन्ड है, 5% के डिस्काउंट पे। मैं सारी इंफॉर्मेशन लिख देता हूँ। यहाँ देखिए, परचेज हुआ 1 जनवरी 2004 पे। क्या प्राइस पे किया आपने इसको परचेज करने के लिए? कितनी प्राइस पे की? इसको परचेज करने के लिए हमें 20,000 और हमें 5% के डिस्काउंट पे मिला, यानी कि 95%। तो ये मेरे ख्याल में आ जाएगा 19,000 का हमने परचेज किया। हमने ट्रांजेक्शन कॉस्ट इनकर की, कितनी सर? ट्रांजेक्शन कॉस्ट इनकर की 500 रुपए की। सर इसकी मैच्योरिटी कब है? इसकी मैच्योरिटी है 3 साल के बाद, 31 दिसंबर 2006 पे, ऐसा ही है। और रिडेम्पशन के वक्त पेमेंट कितनी होगी? सर रिडेम्पशन के वक्त 20,000 नहीं, बल्कि 20,000 प्लस 5% का प्रीमियम, यानी कि 105%, यानी कि 21,000 मिल रहे होंगे। तो ये सवाल के सारे फैक्ट्स जो मैंने एक जगह लिख दिए। सर इनिशियली मेरी इन्वेस्टमेंट कैपिटलाइज होगी, फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजेक्शन कॉस्ट। मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर सवाल में कोई और बात ना बताई जाए ना, अगर सवाल में कोई अपोजिट बात ना बताई जाए, तो हमेशा अजम्पशन ये होगी कि तुमने जो प्राइस पे किया ना वो फेयर वैल्यू। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की इनिशियल रिकॉग्निशन किस पे होती है? फेयर वैल्यू पे। अगर सवाल में कोई और बात ना बताए, अगर सवाल में कोई उल्टी बात ना बताए, तो हमेशा अजम्पशन क्या होगी कि जो प्राइस आपने पे की है ये डे 1 पे इन्वेस्टमेंट की फेयर वैल्यू है। तो 1 जनवरी 2004 पे मेरे पास डेट इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल एसेट, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीए, डेबिट, कैश क्रेडिट हो जाएगा। कितने से? सर 19,000 की इन्वेस्टमेंट है, 19,000 की फेयर वैल्यू है, प्लस 500 की ट्रांजेक्शन कॉस्ट, 19,500 से ठीक हो गया। फिर उसके बाद आप एक अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बनाओगे, फिर आप उसके बाद एक अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बनाओगे। यहाँ देखें, एक आ जाएगा हमारे पास ईयर का कॉलम, ओपनिंग, इंटरेस्ट एज पर IRR, कूपन और क्लोजिंग। तो पहले मैं इसको पूरा कर लेता हूं। सर हमारे पास IRR कितना है? हमारे पास IRR था सवाल में 7.51%, सही है। और कूपन कितना है? सर कूपन हमारे पास 5%। सर अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल पूरा करते हैं। यहाँ देखें, 2004, 2005 और 2006, 3 साल का अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बनाता है। ओपनिंग हमारी इन्वेस्टमेंट जो रिकॉग्नाइज हुई 19,500 पे, IRR के हिसाब से इंटरेस्ट इनकम तो 19,500 मल्टीप्लाई बाय 7.51%, तो ये आ गया 1464.45। 20,000 का 5%, 1,000 रुपये का कूपन, तो क्लोजिंग आ जाएगा 19,500 प्लस 1464.45 माइनस 1,000। या मैं इसको राउंड ऑफ ही कर देता हूँ, 1465, 19,500 प्लस 1465 माइनस 1,000, तो आ जाएगा 19,965। दूसरी साल के आखिर में 19,965 के ऊपर 7.5% मल्टीप्लाई बाय 0.0751, तो ये आ जाएगा 14,999, 19965 प्लस 1499 माइनस 1000, तो क्लोजिंग आ जाएगा 20464। तीसरे साल का ओपनिंग 20464 मल्टीप्लाई बाय 7.5%, तो ये आ जाएगा 1537। 20464 प्लस 1537 माइनस 1000,
तो ये आ गया 21,000, एक बनने में से 21,000 बनना चाहिए वो राउंडिंग ऑफ की वजह से। तो ये मैंने अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल पूरा कर दिया। अब यहाँ देखिए पहले साल के आखिर में क्या होगा सर, पहले साल के आखिर में आपकी इस डेटा के हिसाब से एंट्रीज रिकॉर्ड होगी। यहाँ देखिए 31 दिसंबर 2004 पे सर हमारे पास कूपन आएगा, मैं कंबाइन एंट्री बना रहा हूँ, हमारे पास कूपन आएगा, कैश डेबिट होगा कितने से, 1000 रुपये से, हमारे पास कैश डेबिट होगा 1000 रुपये से। हमारे पास इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड होगी, हमारे पास इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड होगी एज पर IRR पीएनएल में, हमारे पास इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड होगी एज पर IRR पीएनएल में कितनी 1465। और इस एंट्री का जो भी बैलेंसिंग हो, इस एंट्री का जो भी बैलेंसिंग हो, वो डेबिट भी हो सकता है वो क्रेडिट भी हो सकता है। इस एंट्री का जो भी बैलेंसिंग हो डेबिट भी हो सकता है वो क्रेडिट भी हो सकता है, वो आपका इन्वेस्टमेंट के अंदर कैपिटलाइज हो जाएगा, वो आपका इन्वेस्टमेंट के अंदर कैपिटलाइज हो जाएगा। देखिए याद करें मैंने लास्ट लेक्चर में इस एंट्रीज को ब्रेक करके बनाया था। लास्ट क्लास में मैं इस एंट्री को ब्रेक कैसे कर रहा था, मैं पहले 1465 की इनकम रिकॉर्ड कर रहा था और इन्वेस्टमेंट डेबिट कर रहा था। मैं 1465 की इनकम रिकॉर्ड करता था, इन्वेस्टमेंट को डेबिट करता था। फिर मैं 1000 का कैश रिकॉर्ड करता था, इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करता था। फिर मैं 1000 का कैश रिकॉर्ड करता था, इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करता था। यहाँ मैंने यही काम एक ही एंट्री में कंबाइन कर दिया है। अच्छा, फिर कुछ साथ साथ बात करता हूँ प्रेजेंटेशन के हवाले से, फिर साथ साथ कुछ बातें करता हूँ प्रेजेंटेशन के हवाले से। ये जो आपके पास 1465 की इनकम पीएनएल में रिकॉग्नाइज हो रही है ना, ये जो आपके पास 1465 की इनकम पीएनएल में रिकॉग्नाइज हो रही है ना, इसके दो हिस्से हैं, इसके दो हिस्से हैं। एक है कूपन इनकम 1000 रुपए, एक है कूपन इनकम 1000 रुपए, और दूसरा है अमोर्टाइजेशन ऑफ प्रीमियम स्लैश डिस्काउंट, दैट इज 465। अमोर्टाइजेशन ऑफ प्रीमियम स्लैश डिस्काउंट दैट इज 465 रुपए। देखिए लास्ट क्लास में इसकी सारी लॉजिक मैंने समझाई थी और कॉन्सेप्चुअली पूरा समझाया था। इस सिनेरियो में अगर 1000 रुपए का इनकम, 1000 रुपए का कैश कूपन मिल रहा है, 1000 रुपए का कैश कूपन मिल रहा है, तो इनकम 1465 की क्यों रिकॉर्ड हो रही है? अगर 1000 रुपए की कैश फ्लो इनकम है तो एक्चुअल इनकम 1465 की क्यों है? इस वजह से कि आपको 20,000 की चीज 19,000 की मिली है, इस वजह से कि 20,000 की चीज कह रहे आपको 21,000 मिलेंगे। तो आपका कुछ फायदा प्रीमियम और डिस्काउंट की वजह से भी आ रहा है, कुछ फायदा प्रीमियम और डिस्काउंट की वजह से भी आ रहा है, जो इस अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल में ओवर द पीरियड ऑफ 3 ईयर अमोर्टाइज हो रहा है, जो इस अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल में ओवर द 3 इयर्स अमोर्टाइज हो रहा है। तो हर साल अगर आप देखो ना तो इंटरेस्ट इनकम ज्यादा रिकॉर्ड होगी, कूपन कम है, और वो डिफरेंस कितना है 465 पहले साल के आखिर में। तो आपके पीएनएल में पता है कैसे आ रहा होगा? आपके पीएनएल में कूपन इनकम आ रही होगी 1000 रुपए की, आपके पीएनएल में अमोर्टाइजेशन ऑफ प्रीमियम और डिस्काउंट आ रहा होगा 465। ये सिर्फ प्रेजेंटेशन की वजह से बता, ये पहले साल के आखिर की एंट्री होगी सर। पहले अच्छा, मेरी इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई कैटेगरी में, तो मुझे अपनी इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू पे लाना है, मुझे अपनी इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू पे लाना है। पहले साल के आखिर में ये एंट्री करने के बाद मेरी इन्वेस्टमेंट किस वैल्यू पे आ गई है? सर ये एंट्री करने के बाद आपकी इन्वेस्टमेंट इस वैल्यू पे आ गई है। अभी पहला साल है, इनिशियली इस पे रिकॉग्नाइज किया था, ये एंट्री बनाई कूपन की और इंटरेस्ट की, तो आपकी इन्वेस्टमेंट इस वैल्यू पे आ गई। कितना? 19965। पहले साल के आखिर में इन्वेस्टमेंट की फेयर वैल्यू कितनी दी हुई है? सर पहले साल के आखिर में इन्वेस्टमेंट की फेयर वैल्यू दी हुई है 19,497 की। मैंने 31 दिसंबर 2004 पे इन्वेस्टमेंट की फेयर वैल्यू कितनी है? 19,400। मुझे 19,965 की इन्वेस्टमेंट को 19,400 पे लाना है, तो फायदा हुआ नुकसान हुआ है? नुकसान हुआ है सर। ओसीआई रिजर्व डेट इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई क्रेडिट कितने से? सर 19,400 पे लेकर आना है 19,965 की इन्वेस्टमेंट को, 19,965 की कैरिंग वैल्यू को 19,400 पे लाना है, तो इतना नुकसान हुआ है। सर ओसीआई तो आपने कभी क्रेडिट किया ही नहीं था, तो डायरेक्ट डेबिट कर सकते हैं? यस सर, ओसीआई का बैलेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ओसीआई में डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, ओसीआई में क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि क्रेडिट हो तो ही डेबिट हो सकता है। OCI can be both positive and negative. It can be debit balance, it can be credit balance. तो ये मेरे पास आ जाएगा पहले साल के आखिर में। अभी कोई कॉपी ना करें, सुकून से पहले देखते हैं। 19,400 माइनस 19,965, तो मेरी इन्वेस्टमेंट आ गई, सॉरी मेरी एंट्री बन गई 565 से। 565 से मैंने OCI में लॉस डेबिट किया और डेट इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू OCI क्रेडिट किया। सर फिर इसके बाद क्या होगा? सर इसके बाद दूसरा साल 31 दिसंबर 2004,
सॉरी 31 दिसंबर 2005। सर दूसरे साल में क्या होगा सर, पहले तो आपकी इंटरेस्ट की एंट्री बनेगी, पहले तो आपकी कूपन की एंट्री बनेगी। अगेन नया अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल नहीं बनाना, नया आईआरआर कैलकुलेट नहीं करना, जो तुम्हारा ओरिजिनल अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल, जो तुम्हारा ओरिजिनल आईआरआर है उसी के हिसाब से तुम्हारी इंटरेस्ट की एंट्री बन रही होगी। क्या एंट्री बनेगी सर, कैश डेबिट कितना 1000 रुपए, इंटरेस्ट इनकम पीएनएल क्रेडिट 1499 और बैलेंसिंग तुम्हारा डेट इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई क्रेडिट हो जाएगा 499 से। कैश डेबिट, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई डेबिट और इंटरेस्ट इनकम 1499 से। अच्छा, कुछ लोगों ने सवाल पूछा, अभी कुछ लोगों का सवाल था तो इस वजह से मैं आंसर कर रहा हूं। कुछ लोगों ने सवाल पूछा क्यों हम दूसरे साल नया आईआरआर कैलकुलेट नहीं कर रहे, क्यों हम दूसरे साल नया आईआरआर कैलकुलेट नहीं कर रहे, क्यों हम दूसरे साल की इंटरेस्ट इनकम, क्यों हम दूसरे साल की इंटरेस्ट इनकम इस वैल्यू पे कैलकुलेट कर रहे हैं, ये जानते हुए कि दूसरे साल के शुरू में कैरिंग अमाउंट ये नहीं है। देखो बहुत सारी बातें समझने की कोशिश करेंगे और याद रखेंगे कि मैं क्या लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं। व्हाट इज कैरिंग अमाउंट, व्हाट इज कैरिंग अमाउंट। सर कैरिंग अमाउंट वो वैल्यू है जो मेरी बैलेंस शीट में रिकॉर्डेड है। कैरिंग अमाउंट क्या है, वो अमाउंट जो कि मेरी बैलेंस शीट में रिकॉर्डेड है। व्हाट इज अमोर्टाइज्ड कॉस्ट, व्हाट इज अमोर्टाइज्ड कॉस्ट सर, ये जो मैंने शेड्यूल बनाया है ना, ये शेड्यूल में जो नंबर्स आ रहे हैं ना, ये अमोर्टाइज्ड कॉस्ट, ये शेड्यूल में जो नंबर्स आ रहे हैं ना, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट है। पहले साल के आखिर में इन्वेस्टमेंट की अमोर्टाइज्ड कॉस्ट कितनी है सर, पहले साल के आखिर में इन्वेस्टमेंट की अमोर्टाइज्ड कॉस्ट है 19965। लेकिन फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई कैटेगरी होने की वजह से, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई कैटेगरी होने की वजह से आप 31 दिसंबर 2004 पे, पहले साल के आखिर पे अपनी इन्वेस्टमेंट को किस वैल्यू पे लेकर आ गए थे सर, आपने ये एंट्री बना के अपनी इन्वेस्टमेंट को 19400 पे लेकर आ गए थे, ऐसा ही है। अब जब दूसरा साल स्टार्ट होगा यानी कि 2005 स्टार्ट होगा तो ओपनिंग अमोर्टाइज्ड कॉस्ट तो मैंने ये रखी है, ओपनिंग अमोर्टाइज्ड कॉस्ट तो मैंने ये रखी है, लेकिन ओपनिंग कैरिंग अमाउंट 19965 नहीं होगी। ओपनिंग कैरिंग अमाउंट 19965 नहीं होगी, बल्कि ओपनिंग कैरिंग अमाउंट कितनी होगी सर, ओपनिंग कैरिंग अमाउंट 19400 की होगी। लेकिन मैं इंटरेस्ट इनकम इसी के हिसाब से कैलकुलेट कर रहा हूं। अब इसका जवाब दे रहा हूं ऐसा क्यों, देखो व्हाट इज आईआरआर, आईआरआर है क्या सर, आईआरआर आपकी इन्वेस्टमेंट का ओवरऑल इफेक्टिव रिटर्न है। आईआरआर आपकी इन्वेस्टमेंट का ओवरऑल इफेक्टिव रिटर्न है कि अगर आपने एक इन्वेस्टमेंट की है ना, ये आपको ओवरऑल एक्चुअल में कितना कमा के देगी। देखो तुम्हारी इन्वेस्टमेंट के कैश फ्लोज क्या हैं सर, मेरी इन्वेस्टमेंट के कैश फ्लोज हैं मेरी इन्वेस्टमेंट के कैश फ्लोज क्या है सर, मैंने डे 1 पे 19500 अपनी जेब से लगाए, मैंने डे 1 पे 19500 अपनी जेब से लगाए, 19000 इन्वेस्टमेंट के, 500 रुपए ट्रांजैक्शन कॉस्ट के। पहले साल के आखिर में 1000 मिलेगा, दूसरे साल के आखिर में 1000 मिलेगा, तीसरे साल के आखिर में 1000 मिलेगा और 21000 मिलेंगे। ये मेरे कैश फ्लोज हैं, ये मेरी इन्वेस्टमेंट के टोटल कैश फ्लोज हैं। अब आपने क्यूटी में आईआरआर कैलकुलेट किया होगा, अब मैं एक फॉर्मूला लगाऊं और इस पूरे सिस्टम का, इस पूरे कैश फ्लो के सिस्टम की एनपीवी 0 रखकर आईआरआर कैलकुलेट करो ना, तो जो आईआरआर कैलकुलेट होता है वो इंस्ट्रूमेंट के, वो इन्वेस्टमेंट के एक्चुअल रिटर्न को रिप्रेजेंट करता है। ये बेसिकली आईआरआर आया कहां से, सवाल में तो दिया हुआ है, लेकिन आया कहां से, किसी ने कैलकुलेट ही किया होगा। और कैसे कैलकुलेट किया होगा सर, इन कैश फ्लोज को प्लॉट करके। जिस बंदे ने भी इसको कैलकुलेट किया होगा उसने सोचा होगा मैंने 19500 इन्वेस्ट किए, मुझे 1000 और 21000 मिलेंगे। तो ऐसा कौन सा जादुई रेट हो जो कि इस कैश फ्लोज की एनपीवी को 0 कर दे। आईआरआर की डेफिनेशन क्या बताई थी मैंने, एक ऐसा जादुई रेट जो मेरी इन्वेस्टमेंट की एनपीवी को, नेट एनपीवी को 0 कर दे। तो इन कैश फ्लोज को रखकर एक एनपीवी 0 रखकर एक आईआरआर कैलकुलेट किया गया, दैट इज 7.5। ये आईआरआर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है सर, ये आईआरआर इस इन्वेस्टमेंट का एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हर साल के आखिर में इन्वेस्टमेंट की फेयर वैल्यू कुछ भी हो जाए, इन्वेस्टमेंट की फेयर वैल्यू 19400 हो जाए, 21000 हो जाए, 22000 हो जाए, 25000 हो जाए, लेकिन हम आईआरआर चेंज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट एक्चुअल में तो तुम्हें इतना कमा के दे रहा है ना। मैं फेयर वैल्यू के गेन की बात नहीं कर रहा, मैं कूपन के गेन की बात कर रहा हूं, मैं मैच्योरिटी की रिडम्पशन पेमेंट की बात कर रहा हूं। फेयर वैल्यू तो आगे जाके क्या होगी हमें नहीं पता, लेकिन अगर कूपन के हवाले से या रिडम्पशन की पेमेंट के हवाले से मैं बात करूं तो मैं ये इंस्ट्रूमेंट कितना कमा के देगा सर, इतना कमा के देगा। इसको रेट टर्म में लॉक करूं तो रेट कितना है 7.15%।
तो सिर्फ एक दफा ये रिटर्न कैलकुलेट किया जाएगा, सिर्फ एक दफा ये रिटर्न परसेंटेज कैलकुलेट की जाएगी, अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बनाया जाएगा और फिर वो लॉक हो जाएगा, इंटैक्ट हो जाएगा, उसे हम बार बार चेंज नहीं करेंगे। सर दूसरे साल के आखिर में मैंने इंटरेस्ट की एंट्री बनाई, कैश डेबिट किया, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट किया, बैलेंसिंग फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई डेट इन्वेस्टमेंट में डेबिट कर दिया। दूसरे साल के आखिर में 2-3 एंट्रीज देख ले, फिर कॉपी करते रहिएगा। दूसरे साल के आखिर में मुझे अपनी इन्वेस्टमेंट को दोबारा फेयर वैल्यू पे लाना है। दूसरे साल के आखिर में मुझे अपनी इन्वेस्टमेंट को दोबारा फेयर वैल्यू पे लाना है। दूसरे साल के आखिर में फेयर वैल्यू दी भी है, कितनी फेयर वैल्यू दी है सर दूसरे साल के आखिर में? 20,400 की। अगर मुझे अपनी इन्वेस्टमेंट को 20,400 पे लाना है तो 20,400 को मैं इससे कंपेयर करूं, 20,400 को मैं दूसरे साल के आखिर की अमोर्टाइज्ड कॉस्ट से कंपेयर करूं? हरगिज नहीं। अब पहले साल तो चल जाएगा क्योंकि पहले साल तो जो अमोर्टाइज्ड कॉस्ट है वही कैरिंग अमाउंट थी भाई। जब इन्वेस्टमेंट का पहला साल था तो जो अमोर्टाइज्ड कॉस्ट थी ना वही कैरिंग अमाउंट थी, तो तुमने फेयर वैल्यू का गेन कैलकुलेट करने के लिए फेयर वैल्यू और अमोर्टाइज्ड कॉस्ट का डिफरेंस ले लिया। लेकिन दूसरे सालों में फेयर वैल्यू तो गिवन है, कैरिंग अमाउंट मुझे खुद कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अमोर्टाइज्ड कॉस्ट से कंपेयर मत कर लीजिएगा वरना गड़बड़ हो जाएगी। सर दूसरे साल के आखिर में यहाँ देखिए कैरिंग अमाउंट कितनी है, मैं कैलकुलेट करता हूँ कि जो कैरिंग अमाउंट है वो कितनी है। जब 2005 स्टार्ट हुआ था, इन्वेस्टमेंट किस वैल्यू पे थी? सर जब 2005 स्टार्ट हुआ था ना, इन्वेस्टमेंट 19,400 पे थी। जब 2005 स्टार्ट हुआ था तो इन्वेस्टमेंट 19,400 पे थी, ठीक है। 2005 में हमने एंट्री बनाई है, यस सर 2005 में हमने ये वाली एंट्री बनाई है। ये एंट्री की वजह से इन्वेस्टमेंट में कोई अमाउंट मजीद डेबिट क्रेडिट हुआ है? इस एंट्री की वजह से इन्वेस्टमेंट में कोई अमाउंट मजीद डेबिट क्रेडिट हुआ है? हाँ सर 499 का अमाउंट डेबिट हुआ, 499 का अमाउंट डेबिट हुआ। तो इन्वेस्टमेंट की कैरिंग अमाउंट बढ़ गई होगी ना, इन्वेस्टमेंट की कैरिंग अमाउंट 499 से बढ़ गई होगी। तो ये कितनी हो गई होगी सर? ये हो गया होगा मेरे ख्याल में 19,999 नहीं 899, 19,899। अब 19,899 वाली चीज को, अब 19,899 वाली कैरिंग अमाउंट वाली चीज को आपको लाना है 20,400 पे। आपके पास गेन आया है? यस सर। कितना? नेट इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई डेबिट, ओसीआई रिजर्व क्रेडिट। कितने से सर? सर 20,400 पे आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को लेके जाना है। इन्वेस्टमेंट की कैरिंग अमाउंट कितनी है? 19,899, 19,899 और 20,400 की फेयर वैल्यू। तो गेन कितना आ रहा है मेरे पास? गेन आ रहा है मेरे पास 20,400 माइनस 19,899, 501 का। ये थोड़ी मैंने कैलकुलेशन किया और ये एंट्री है। सर ये एंट्री करने के बाद मेरी इन्वेस्टमेंट की कैरिंग अमाउंट कितनी हो गई? ये एंट्री करने के बाद आपकी इन्वेस्टमेंट की कैरिंग अमाउंट हो गई 20,400। फेयर वैल्यू का गेन रिकॉर्ड करने से पहले इन्वेस्टमेंट की कैरिंग अमाउंट थी 19,899। फेयर वैल्यू का गेन रिकॉर्ड करने के बाद इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई? 20,400 की। अब आपने इन्वेस्टमेंट को बेच दिया। कितने का बेचा? सर 18,000 का। मैंने अज्यूम किया था 18,000। एंट्री बनाओ साथ साथ। कैश डेबिट 18,000, डेट इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई क्रेडिट। कितने से? सर कितने की कैरिंग अमाउंट है? सर अभी तो वर्कआउट की थी 20,400 से। गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल के वक्त जो भी गेन और लॉस है वो आपका हमेशा पीएनएल में ही रिकॉग्नाइज होगा। कोई भी फाइनेंशियल एसेट हो, कोई भी फाइनेंशियल लायबिलिटी हो, डिस्पोजल के वक्त जो भी गेन और लॉस आएगा वो पीएनएल में जाएगा। तो ये आ रहा है 20,400 माइनस 18,000, 24,000। क्या पूरा हो गया हमारा सवाल? नहीं सर, अभी एक और एंट्री है। ओसीआई के रिजर्व को भी पीएनएल में लेकर जाना है। ओसीआई में कितना रिजर्व है? सर जब आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को पहले साल के आखिर में डिवैल्यू किया था ना, तो आपने ओसीआई में 565 डेबिट किए थे। जब मैंने 31 दिसंबर 2004 में अपनी इन्वेस्टमेंट को डिवैल्यू किया था तो ओसीआई में 565 डेबिट किए थे। फिर दूसरे साल के आखिर में आपने क्रेडिट किया तो आपने 501 क्रेडिट किया। फिर दूसरे साल के आखिर में आपने क्रेडिट किया तो आपने 501 क्रेडिट किया। तो ओसीआई में बचा कितना है? ओसीआई में मेरे ख्याल में 64 रुपए का डेबिट बैलेंस बचा है। 565 माइनस 501। अच्छा हो सकता है कि मैंने कोई कैलकुलेशन एरर कर दिया हो, तो वो तो आपकी चेक बॉक्स पढ़ने के बाद ही मुझे पता चलेगा। 565 माइनस 501 तो 64 रुपए का ओसीआई में जो है डेबिट बैलेंस आ रहा था उसको भी खत्म कर देते हैं। कैसे? पीएनएल डेबिट, ओसीआई रिजर्व क्रेडिट,
64 64। तो सुकून से इस सवाल को पहले कॉपी करें, जब तक कैलकुलेशन भी रीचेक कर लेता हूँ, आप लोग पहले इसको कॉपी करें, फिर कोई सवाल होगा तो मैं उसको आंसर करूँगा। पहले से कॉपी कर लें। सर आगे बढ़ते हैं। अब मैं डेट इन्वेस्टमेंट की तीसरी कैटेगरी फेवरेबल थ्रू पीएनएल कैटेगरी देखने जा रहा हूँ। डेट इन्वेस्टमेंट की तीसरी कैटेगरी फेवरेबल थ्रू पीएनएल कैटेगरी देखने जा रहा हूँ। और मैंने जैसे क्लासिफिकेशन की जो कॉन्सेप्ट्स के लिए जो हमने एक छोटी डायग्राम देखी थी, उससे मैंने क्या कंक्लूड करवाया था कि ये जो डेट इन्वेस्टमेंट की फेवरेबल थ्रू पीएनएल कैटेगरी है, ये एक रेजिडल कैटेगरी है। या तो इन्वेस्टमेंट अमोर्टाइज कॉस्ट होगी या इन्वेस्टमेंट फेवरेबल थ्रू ओसीआई होगी, और अगर ये दोनों नहीं है, तो फिर आपकी इन्वेस्टमेंट फेवरेबल थ्रू पीएनएल में चली जाएगी। डेट इन्वेस्टमेंट फेवरेबल थ्रू पीएनएल एक रेजिडल कैटेगरी है। इसके हवाले से बातें रीड करता हूँ। Favorable through profit and loss is a residual category in IFRS 9. All other debt instrument are major debt favorable through P&L. इसका मतलब है all other debt instrument का मतलब है वो debt instrument जो कि amortized cost ना हो, जो कि favorable through OCI कैटेगरी में ना हो, वो आपके favorable through P&L कैटेगरी में जा रहे होंगे। सर अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट के हवाले से ये बातें यहीं पे रीड कर लेते हैं। देखिए फेवरेबल थ्रू पीएनएल कैटेगरी में, फेवरेबल थ्रू पीएनएल कैटेगरी में जो इनिशियल रिकॉग्निशन है, जो इनिशियल मेजरमेंट है, वो होगी फेयर वैल्यू का। फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल कैटेगरी में जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट को मैं मेजर करूंगा, वो मेजर करूंगा मैं फेयर वैल्यू पे। यानी कि यहाँ पे ट्रांजेक्शन कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं होगी, यानी कि यहाँ पे ट्रांजेक्शन कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं होगी। जो भी आपकी ट्रांजेक्शन कॉस्ट है, वो हम पीएनएल में फौरन ही एक्सपेंस आउट कर देंगे। अमोर्टाइज कॉस्ट कैटेगरी में और फेवरेबल थ्रू ओसीआई कैटेगरी में मैं ट्रांजेक्शन कॉस्ट को कैपिटलाइज करता था, लेकिन डेट इन्वेस्टमेंट फेवरेबल थ्रू पीएनएल में हम ट्रांजेक्शन कॉस्ट को कैपिटलाइज नहीं करेंगे, बल्कि इमीडिएटली पीएनएल में एक्सपेंस आउट कर देंगे। सब्सिक्वेंटली अपनी इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू पे कैरी करूंगा, और जो भी फेयर वैल्यू का गेन और लॉस होगा, वो आपका पीएनएल में रिकॉग्नाइज किया जा रहा होगा। अपनी इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट इनकम रिकॉग्नाइज होगा, जो भी इंटरेस्ट इनकम आएगी वो आईआरआर के हिसाब से पीएनएल में रिकॉर्ड होगी। तो सेम वही बात है जो हमने पहले दो कैटेगरीज में पढ़ी। इंटरेस्ट इनकम पीएनएल में ही रिकॉग्नाइज होगी यूजिंग आईआरआर मेथड। तो फॉरेन एक्सचेंज गेन और लॉस के हवाले से मैं अभी जिक्र नहीं कर रहा, ये हम किसी रिलेटेड स्टेज पे कवर करेंगे। और जो भी फेयर वैल्यू का गेन और लॉस होगा, जो भी इन्वेस्टमेंट की फेयर वैल्यू में चेंज आएगा, फेयर वैल्यू का गेन और लॉस होगा, वो भी आपका पीएनएल में ही रिकॉग्नाइज हो रहा होगा। तो बड़े सिंपल से रूल्स हैं। इनिशियल मेजरमेंट फेयर वैल्यू पे, ट्रांजेक्शन कॉस्ट एक्सपेंस आउट। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट भी फेयर वैल्यू पे, फेयर वैल्यू का गेन और लॉस पीएनएल, और इंटरेस्ट इनकम भी पीएनएल यूजिंग आईआरआर मेथड। तो इस एरिया को रीड करें तो फिर हम इस पे भी एक दो सवाल सॉल्व करते हैं। चलिए सर एक सवाल देखते हैं। ये जो सवाल हमने अभी सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 2, इसी को मैं फेवरेबल थ्रू पीएनएल कैटेगरी से सॉल्व करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपने अभी ताज़ा सॉल्व किया, तो हमें इसका सारा फैक्ट्स भी याद है, फैक्ट्स भी सारे इसके हमें याद है। तो बस इसकी एंट्रीज में मैं थोड़ा चेंज करता हूँ और इस सवाल को हम फेवरेबल थ्रू पीएनएल के हिसाब से सॉल्व करते हैं। कोड की तरफ चलते हैं सर। यहाँ देखिए, अगर मैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 को फेवरेबल थ्रू पीएनएल के हिसाब से सॉल्व करता, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 को फेवरेबल थ्रू पीएनएल के हिसाब से सॉल्व करता तो क्या होता? ये सारा डाटा तो ऐसे ही रहेगा, अमोर्टाइजेशन शेड्यूल भी ऐसे ही रहेगा। इनिशियल रिकॉग्निशन, अमोर्टाइजेशन शेड्यूल चेंज होगा, देखिए आपके पास इनिशियली परचेज रेट आगे 1 जनवरी 2004, प्राइस है आपके पास 20,000 का 95%, ट्रांजेक्शन कॉस्ट 500 की, मैच्योरिटी ये, रिडेम्पशन भी है। अच्छा, फिर आपने एक अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाया था, ये आपको चेंज करना पड़ेगा। क्यों चेंज करना पड़ेगा, इसका रीजन आप लोग खुद बताएंगे मुझे। सर एंट्रीज भी चेंज करनी पड़ेगी, मैं एंट्रीज सब करता हूं, पहले अमोर्टाइजेशन शेड्यूल को देखिए। या देखिए, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल कैटेगरी में आपकी इन्वेस्टमेंट की इनिशियल रिकॉग्निशन होगी सिर्फ फेयर वैल्यू पे, यानी कि 19,000 रुपए पे। मैं ट्रांजेक्शन कॉस्ट को कैपिटलाइज नहीं करूंगा, ट्रांजेक्शन कॉस्ट आपकी डायरेक्ट पीएनएल में एक्सपेंस आउट हो जाएगी। चलिए सर, ये तो सिंपल सी बात है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट एक्सपेंस आउट कर देते पीएनएल में। आपने अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल क्यों मिटा दिया? अब जिससे लॉजिकली रीजन समझ आ रहा है, देखिए आईआरआर क्या चीज थी? सर आईआरआर 5 चीजों का इंपैक्ट इनकॉर्पोरेट कर रहा था।
आईआरआर 5 चीजों का इंपैक्ट इनकॉर्पोरेट कर रहा था। कौन कौन सी चीजें हैं? ट्रांजैक्शन कॉस्ट, डिस्काउंट एट इंसेप्शन, प्रीमियम एट इंसेप्शन, डिस्काउंट एट रिडेम्पशन और प्रीमियम एट रिडेम्पशन। जो हम आईआरआर कैलकुलेट करते हैं बेसिकली आईआरआर आपके कूपन से डिफरेंट क्यों होता है? इस वजह से कि अगर हमारे सिनेरियो में ये 5 या इन 5 में से कोई एक या एक से ज्यादा चीज हो तो आईआरआर चेंज हो जाता है। अब जब आप फेवरेबल थ्रू पेनल कैटेगरी में सवाल को सॉल्व कर रहे हो और फेवरेबल थ्रू पेनल कैटेगरी में ट्रांजैक्शन कॉस्ट हो रही है आपकी एक्सपेंस आउट, ट्रांजैक्शन कॉस्ट हो रही है आपकी एक्सपेंस आउट, तो इसका मतलब है कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट अब आईआरआर को अफेक्ट नहीं करेगा। इसका मतलब है कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट अब आईआरआर को अफेक्ट नहीं करेगा। ऐसा ही है। इसी वजह से अगर आप सवाल का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर सी देखो तो पार्ट नंबर सी में लिखा है इट इज क्लासिफाइड एट फेवरेबल थ्रू पीएनएल और एक और आईआरआर कैलकुलेट करके दिया है। आईआरआर वाज कैलकुलेटेड एट 8.49%। आईआरआर वाज कैलकुलेटेड एट 8.49%। ये दूसरा आईआरआर क्यों कैलकुलेट करके दिया? रीजन बीइंग कि फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल कैटेगरी में, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल कैटेगरी में ट्रांजैक्शन कॉस्ट हो रही है एक्सपेंस आउट। जब ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक्सपेंस आउट हो रही है तो वो मेरे इंस्ट्रूमेंट के, वो मेरी डेट इन्वेस्टमेंट के आईआरआर के अंदर इंपैक्ट इनकॉर्पोरेट नहीं हो रहा। इस वजह से पीएनएल कैटेगरी में आईआरआर नया कैलकुलेट हो रहा है। जब मैं अमोर्टाइज्ड कॉस्ट में था, जब मैं फेवरेबल थ्रू ओसीआई कैटेगरी में था तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट कैपिटलाइज हो रही थी, दोनों के लिए मैंने सेम आईआरआर इस्तेमाल किया था, दैट इज 7.51%। लेकिन जब इसी सवाल को मैं पीएनएल कैटेगरी में लेके जा रहा हूं तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होगी एक्सपेंस आउट, ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक्सपेंस आउट होगी तो आपका नया आईआरआर कैलकुलेट किया जाएगा। बस ये मैंने अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बनाना है और साथ साथ में एंट्रीज भी बनाता हूं इसकी। तो इनिशियल अब ये स्टार्ट होगा मेरा 19,000 से, ये मेरा अमोर्टाइजेशन स्टार्ट होगा 19,000 से, 1,000 रुपए का कूपन आएगा, कूपन तो ये रहेगा और इसकी डिडक्शन पे हमें 21,000 मिलेगा। तो इंटरेस्ट इनकम बना देता हूं मैं 19,000 मल्टीप्लाई बाय 8.49% तो यार 1613 क्या 19613। दूसरे साल का ओपनिंग आ जाएगा 19613। इंटरेस्ट इनकम आएगी इस पे 1665। क्लोजिंग बनेगा 19613 प्लस 1665 माइनस 1000 20278 20278 ओपनिंग 20278 मल्टीप्लाई बाय 0.849 क्या जाएगा 1722। देख लेता हूँ टाइप करना है 20278 प्लस 1722 सही है 21,000 बनना है। तो मेरा थोड़ा रिवाइज अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बन गया, रीजन भी ना आईआरआर थोड़ा इंक्रीज हो गया। सर एंट्रीज क्या बनेगी यहाँ देखिए, पहले साल के आखिर में, पहले साल के आखिर में एंट्री बनेगी 31 दिसंबर 2004 पे। कैश डेबिट कितना 1,000 रुपए। इंटरेस्ट इनकम एज पर अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल, एज पर अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल कितनी है सर वो 1613 और जो भी सेंट्री का बैलेंस होगा वो मेरे डेट इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में कैपिटलाइज हो जाएगा, दैट इज 613। पहले साल के आखिर में अपनी इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू पे लेकर आऊंगा, पहले साल के आखिर में अपनी इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू पे लेकर आऊंगा। कितनी फेयर वैल्यू है सर? पहले साल के आखिर में इन्वेस्टमेंट की फेयर वैल्यू 19,400। पहले साल के आखिर में इन्वेस्टमेंट की फेयर वैल्यू 19,400। कैरिंग अमाउंट कितनी है सर? कैरिंग अमाउंट है 19,613। कैरिंग अमाउंट कितनी है 19,613। तो लॉस है यस सर। अब जो फेयर वैल्यू का लॉस है, अब जो फेयर वैल्यू का लॉस है वो पीएनएल में रिकॉर्ड होगा। फेयर वैल्यू का जो लॉस है वो पीएनएल में रिकॉर्ड होगा। तो पीएनएल डेबिट डेट इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल क्रेडिट कितने से 19,613 की इन्वेस्टमेंट को 19,400 पे लाना है तो ये मेरे ख्याल में 213 बनेगा, 213 का फेयर वैल्यू का लॉस। सिंपल सी एंट्री है। पहले तो इंटरेस्ट की एंट्री बनाई, सेम वही एंट्री जो पिछले 2 केसेस में बनाना, और फेयर वैल्यू की एंट्री बनाई, फेयर वैल्यू का लॉस पीएनएल में रिकॉर्ड होगा। सर दूसरे साल के आखिर में 31 दिसंबर 2005 पे पहले तो इंटरेस्ट की एंट्री बनाए तो कैश डेबिट 1,000 रुपए, इंटरेस्ट इनकम पीएनएल में क्रेडिट 1665 और बैलेंसिंग डेट इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल क्रेडिट 665।
सर इसके बाद अपनी इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू पे लेकर आएंगे, इसके बाद अपनी इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू पे लेकर आएंगे, लेकिन अगेन फेयर वैल्यू पे लाने के लिए फेयर वैल्यू और अमोर्टाइज कॉस्ट को कंपेयर नहीं करेंगे। फेयर वैल्यू पे लाने के लिए फेयर वैल्यू और अमोर्टाइज कॉस्ट को कंपेयर नहीं करेंगे, बल्कि फेयर वैल्यू और दूसरे साल के आखिर की कैरिंग अमाउंट को कंपेयर करेंगे। सर दूसरे साल के आखिर की कैरिंग अमाउंट कितनी है, कैलकुलेट कर लेता हूँ। यहाँ देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि 31 दिसंबर 2005 पे कैरिंग अमाउंट कितनी है, सर 31 दिसंबर 2005 के शुरू में, यानी कि ये वाला साल जब शुरू हुआ था, तो साल के शुरू में कैरिंग अमाउंट कितनी थी? सर साल के शुरू में कैरिंग अमाउंट थी पिछले साल की क्लोजिंग अमाउंट। 31 दिसंबर 2004 की क्लोजिंग थी 19,400, तो 2005 की ओपनिंग होगी 19,400। सिंपल है। फिर आपने 2005 में जो इंटरेस्ट की एंट्री बनाई, उसमें 665 डेबिट किया था, इसमें 665 इन्वेस्टमेंट में डेबिट किया था। यस सर, तो प्लस 665 ये डेबिट हुआ होगा, कैपिटलाइज होगा। तो इन्वेस्टमेंट की कैरिंग अमाउंट बिफोर फेयर वैल्यूएशन, इन्वेस्टमेंट की कैरिंग अमाउंट बिफोर फेयर वैल्यूएशन कितनी है? 19,400 प्लस 16,665, तो ये आ जाएगा 20,065। ऐसा ही है सर। 31 दिसंबर 2005 पे फेयर वैल्यू कितनी है? 31 दिसंबर 2005 पे फेयर वैल्यू कितनी? सवाल में गिवन थी ये गिवन है हमारे पास 20,400। ये गिवन है हमारे पास 20,400। तो मुझे इस पे फेयर वैल्यू का गेन आ रहा है 20,400 माइनस 65, 20,400 माइनस 20,065, 335 का गेन। 20,065 वाली चीज को आपको 20,400 पे लाना, तो एंट्री क्या बनेगी? डेट इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू पीनल डेबिट 335, पीनल क्रेडिट 335। और फिर मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट को बेच दिया। कितने का बेचा था सर? 18,000 का बेचा था। तो कैश डेबिट होगा 18,000 से। इन्वेस्टमेंट कितने पे रिकॉर्डेड है सर? इन्वेस्टमेंट रिकॉर्डेड है, इन्वेस्टमेंट रिकॉर्डेड है 20,400 पे, तो 20,400 से इन्वेस्टमेंट करेंगे। डिस्पोजल के वक्त जो भी गिना लॉस आएगा वो हमेशा पीएनएल में ही जा रहा होगा। तो ये मैं पीएनएल में एज अ बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट कर लेता हूँ ना 2400। सर कोई रिजर्व पीएनएल में रिसाइकल करेंगे? नहीं। पीएनएल कैटेगरी में अगर सवाल सॉल्व कर रहे हो तो तुम वैसे ही फेयर वैल्यू के गिना लॉस को पीएनएल में लेके जा रहे हो। पीएनएल कैटेगरी में अगर तुम्हारा सवाल चल रहा है तो फेयर वैल्यू का गिना लॉस तो डायरेक्ट पीएनएल में जा रहा है, तो कोई रिजर्व आपके पास जमा नहीं हो रहा है। यहाँ पे आपको कुछ भी रिसाइकल वगैरह नहीं करना पड़ेगा। तो आई होप कि बड़ा आसान सा सवाल था। जल्दी से इसको कॉपी करें तो फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं, और उसको हम तीनों कैटेगरी से सॉल्व करेंगे, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट कैटेगरी से भी, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल कैटेगरी से भी, और फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई कैटेगरी से भी। लेकिन पहले इसको अच्छे से कॉपी करें। कोई चीज ना समझ आ रही है तो लाजमी पूछिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हम तीनों मेथड से सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमने डेट इन्वेस्टमेंट की तीनों क्लासिफिकेशन सब कवर कर लिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 में तीनों मेथड से सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे सर। इन्वेस्टमेंट इन डेट सिक्योरिटीज जीरो कूपन बॉन्ड। ठीक है, ये जीरो कूपन बॉन्ड होता क्या है? जीरो कूपन बॉन्ड होता क्या हो सकता है आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को पता ही हो। जीरो कूपन बॉन्ड एक ऐसे बॉन्ड को कहते हैं जिसमें कूपन का कोई कैश फ्लो ना हो, जिसमें कोई कूपन का कैश फ्लो ना हो। तो सर अगर कूपन का कैश फ्लो नहीं होगा तो इन्वेस्टर कमाएगा कैसे? अगर हमारी एक ऐसी इन्वेस्टमेंट हो, अगर हमारे पास एक ऐसा बॉन्ड हो जिसमें कोई कूपन ही ना हो, यानी कि कूपन का कोई कैश फ्लो ही ना हो, तो फिर इन्वेस्टर कमाएगा कैसे? सर इस तरह के बॉन्ड में जो इनकम आती है ना, वो दो चीजों की वजह से आती है। या तो इसकी इशुएंस डिस्काउंट पे हो रही होती है, या इसकी रिडेम्पशन प्रीमियम पे होती है, तो प्रैक्टिकली पाकिस्तान में भी जीरो कूपन बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल आप लोग अपने ऑडिट में नाम सुनेंगे। ट्रेजरी बिल एक जीरो कूपन बॉन्ड है, इसके ऊपर कोई कूपन नहीं होता। लेकिन इस पे इनकम कैसे आती है सर? इस पे इनकम इस तरह से आती है कि ये हमेशा डिस्काउंट पे इशू किया जा रहा होता है, तो अकॉर्डिंगली इन्वेस्टर की इनकम बन जाती है। इसको रीड करता हूँ सर क्वेश्चन को, फिर हम सॉल्व करते हैं। कहता है हुक्कानी लिमिटेड परचेज्ड अ पाकिस्तान ट्रेजरी बिल दैट इज जीरो कूपन बॉन्ड having a face value of 3 million, इसकी फेस वैल्यू कितनी है? 3 मिलियन, एट अ डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ 2.1 मिलियन। और हमने इसको परचेज कितना किया है? 2.1 मिलियन, यानी कि 21 लाख रुपए का, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द करंट अकाउंटिंग पीरियड। द इशू कॉस्ट एसोसिएटेड विद द ट्रेजरी बिल आर 5,000। जो हमने इसके लिए ट्रांजेक्शन कॉस्ट इनकर किए वो कितनी है? 5,000 रुपए।
द ट्रेजरी बिल विल बी रिडीम्ड आफ्टर 3 years एट पार, और 3 साल के बाद ये ट्रेजरी बिल रिडीम हो रहा होगा पार वैल्यू पे, यानी कि फेस वैल्यू पे। द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12.536%, और इन्होंने हमें IRR कैलकुलेट करके दिया है 12.536%। Generalize the above transaction if the treasury bills are classified at amortized cost, payable through OCI and payable through P&L। अच्छा, कुछ नंबर सवाल में गिवन नहीं है, मैंने इंटेंशनली सवाल में ये कुछ नंबर्स नहीं दिए हुए, मैं कुछ डाटा दे रहा हूँ, आपने देखना है कि इस डाटा की मदद से क्या वो मैं नंबर्स कैलकुलेट कर सकता हूँ। दी मार्केट interest rate is 8% and 10% on 30 on at the end of year 1 and year 2। पहले और दूसरे साल के आखिर में मार्केट इंटरेस्ट रेट हमारे पास सवाल में दिया हुआ 8% और 10%। इसका क्या यूज है ये आपने खुद सोचना है और आपने खुद सॉल्व करने की कोशिश करनी है। और पार्ट बी और सी के लिए मैं कंजम्पशन भी ले रहा हूं। दी टी बिल इज सोल्ड फॉर ₹2.8 million एट द एंड ऑफ ईयर 2। ये वाली एजम्पशन हमें पार्ट बी में भी सॉल्व करते हुए लेनी है और पार्ट सी में भी सॉल्व करते लेनी है। तो आपके पास सवाल में एक इन्फॉर्मेशन मिसिंग थी, वो मैंने लिख दी है, और 2 एजम्पशंस पार्ट बी और पार्ट सी के लिए मैंने लिए। तो जल्दी से सवाल रीड करें और पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, फिर मैं इसको सॉल्व करवाता हूँ। यहाँ देखिए सर, मैं इसको सॉल्व करवाता हूँ। हैंड आउट का क्वेश्चन नंबर 3, पहले हम इसको अमोर्टाइज्ड कॉस्ट के हिसाब से सॉल्व करते हैं। कुछ डाटा मैं एक जगह लिख देता हूँ कि एक तो हमारे पास फेस वैल्यू है कितनी 3 मिलियन रुपीज इन थाउजेंड में सॉल्व कर लेंगे इसे, ठीक है। 3 मिलियन रुपीज इन थाउजेंड में इसको सॉल्व करूँगा। फिर हमारे पास परचेज प्राइस है, हमने इसको परचेज कितने का किया है 2.1 मिलियन का। फिर हमारे पास ट्रांजेक्शन कॉस्ट है 5,000 रुपये की, यानी कि सिर्फ 5, क्योंकि रुपीज इन थाउजेंड्स में लेके चलना। फिर कूपन तो कोई है नहीं, एक इन्होंने IRR कैलकुलेट करके दिया हमें अमोर्टाइज कॉस्ट कैटेगरी और पेबल थ्रू OCI कैटेगरी के लिए, वो कितना है 12.536%, और एक IRR इन्होंने हमें दिया है फेयर वैल्यू थ्रू P&L कैटेगरी के लिए, और हमें मालूम है कि फेयर वैल्यू थ्रू P&L कैटेगरी में दूसरा IRR क्यों दिया है, क्योंकि ट्रांजैक्शन कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं होती, वो है हमारे पास 12.625%। तो ये मेरे पास डाटा है। पहले मैं सवाल को सॉल्व करता हूँ अमोर्टाइज्ड कॉस्ट कैटेगरी के हवाले से। सर अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल भी बना लेंगे साथ साथ। कूपन के कॉलम की जरूरत नहीं है यहाँ पे, तो मैं डायरेक्ट क्लोजिंग का कॉलम बना देता हूँ, कोई कूपन तो ही नहीं है। तो हमारे पास 3 साल की इसकी मैच्योरिटी है 1 2 3। 2.1 मिलियन का परचेस किया, 5 मिलियन की ट्रांजेक्शन कॉस्ट, तो ये इनिशियली कैपिटलाइज होगा 2105 पे। और अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल को मैं पूरा करूँ तो IRR है हमारे पास, अभी जब मैं सवाल को अमोर्टाइज कॉस्ट के हिसाब से सॉल्व कर रहा हूँ तो 12.536%। 2105 मल्टीप्लाई बाय 12.536%, तो ये आ जाएगा 264। पहले साल के आखिर में 2369, दूसरे साल के शुरू में 2369, दूसरे साल की इंटरेस्ट इनकम आ जाएगी 2369 का 12.536%, तो 297, 2369 प्लस 297, तो क्लोजिंग आ जाएगा 2666। तीसरे साल का ओपनिंग आ जाएगा 2666, इंटरेस्ट इनकम आएगी 2666 मल्टीप्लाई बाय 12.536%, तो ये बन रहा है 334, और ये बन जाएगा 2666 प्लस 334, तो 3000।
सिंपल सा अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल, इंटरेस्ट कूपन का कॉलम बनाने की जरूरत नहीं आपको। सर एंट्रीज बनाने यहाँ देखें ईयर 0 पे डेट इन्वेस्टमेंट अमोर्टाइज कॉस्ट डेबिट कैश क्रेडिट कितना 2105 रुपीज इन थाउजेंड्स में मैं सवाल को सॉल्व कर रहा हूँ। हर साल के आखिर में इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड करूंगा, तो पहले साल के आखिर में डेट इन्वेस्टमेंट अमोर्टाइज कॉस्ट डेबिट इंटरेस्ट इनकम पीरियड में क्रेडिट कितनी 264। दूसरे साल के आखिर में डेट इन्वेस्टमेंट अमोर्टाइज कॉस्ट डेबिट 297 इंटरेस्ट इनकम पीरियड में क्रेडिट कितनी 297। तीसरे साल के आखिर में डेट इन्वेस्टमेंट अमोर्टाइज कॉस्ट डेबिट इंटरेस्ट इनकम पीरियड में क्रेडिट कितना 334। तीनों सालों की एंट्री करने के बाद मेरी इन्वेस्टमेंट आ जाएगी 3000 रुपये। तीसरे साल के आखिर पे मुझे मैच्योरिटी पे 3000 मिलेंगे, तो कैश डेबिट हो जाएंगे 3000 और डेट इन्वेस्टमेंट अमोर्टाइज कॉस्ट क्रेडिट हो जाएगा 3000। तो ये तो बड़ा सिंपल सा केस बनता कि जब मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को अमोर्टाइज कॉस्ट कैटेगरी में सॉल्व कर रहा था। ये मैंने कैसे सॉल्व किया अमोर्टाइज कॉस्ट में, जब हमने अमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल में रखा तो इस इन्वेस्टमेंट को हमने सिंपल से रिकॉर्ड कर। सर अगर इसी इन्वेस्टमेंट को मैंने रखा होता फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई कैटेगरी में, तो अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल में तो कोई चेंज नहीं आएगा। इनिशियल एंट्री भी मोर और लेस यही बनेगी। यहाँ देखिए मैं एंट्रीज बनाता हूँ। अगर मैं इस इन्वेस्टमेंट को रखूँ फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई कैटेगरी में, तो ईयर 0 पे क्या एंट्री बनेगी सर? ईयर 0 पे एंट्री बनेगी डेट इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई डेबिट कैश क्रेडिट, सेम नंबर से 2105 ऐसा ही। पहले साल के आखिर में आपके पास यही आईआरआर रहेगा, क्योंकि डेट इन्वेस्टमेंट अमोर्टाइज कॉस्ट, डेट इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई दोनों में ट्रांजैक्शन कॉस्ट कैपिटलाइज होगी, तो आईआरआर चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो पहले साल के आखिर में आपके पास डेट इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू ओसीआई डेबिट इंटरेस्ट इनकम पीरियड में क्रेडिट हो जाएगी कितने 264। लेकिन यहाँ पे एक एडिशनल काम भी हमें करना पड़ेगा। मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट को अब की बार रखा है फेयर वैल्यू टू ओसीआई कैटेगरी में, तो मुझे इस पे फेयर वैल्यू का गेन और लॉस भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा, मैं पहले और दूसरे साल के आखिर में फेयर वैल्यू देख लेता हूँ। सर हमें सवाल में तो फेयर वैल्यू गिवन ही नहीं है, मुझे मालूम है सवाल में फेयर वैल्यू गिवन नहीं है, लेकिन डाटा गिवन है जिससे मैं पहले और दूसरे साल के आखिर में फेयर वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। आपको याद होगा लास्ट क्लास में मैंने फेयर वैल्यू की डेफिनेशन क्या बताई थी? सर फेयर वैल्यू था प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। फेयर वैल्यू की डेफिनेशन आपने क्या बताई थी? P value of future cash flow discounted at market rate. Present value of future cash flow at market rate of interest. अगर मार्केट से फ्यूचर कैश फ्लोज की डिस्काउंटिंग की जाए तो हमारे पास फेयर वैल्यू कैलकुलेट होती है। ऐसा ही है। अब देखें, मैं अगर इस बॉन्ड की कैश फ्लो प्लॉट करूं तो इस बॉन्ड की कैश फ्लो क्या है? सर ईयर 0, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। इस बॉन्ड में सिर्फ एक कैश फ्लो, दैट इज 3000 मैच्योरिटी पे, पहले साल के आखिर में अगर तुम्हें फेयर वैल्यू चाहिए, तो पहले साल के आखिर में मार्केट रेट कितना है? सर पहले साल के आखिर में मार्केट रेट है 8%, दूसरे साल के आखिर में कितना 10%। अगर पहले साल के आखिर में मुझे फेयर वैल्यू चाहिए तो मैं 3000 की 2 सालों पे डिस्काउंटिंग कर दूं 8% से। अगर मैं 3000 की 8% के रेट से डिस्काउंटिंग करूं 2 साल पीछे, क्योंकि मैं पहले साल के आखिर में हूं, तो मेरे पास पहले साल के आखिर की फेयर वैल्यू आ जाएगी। यस सर, यहाँ देखिए कैसे है, 3000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 8% रेज़ टू द पावर 2, 3000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 8% रेज़ टू द पावर 2, तो आपके पास पहले साल के आखिर में फेयर वैल्यू आ जाएगी 2572। सर दूसरे साल के आखिर में फेयर वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो क्या करूं? दूसरे साल के आखिर में मार्केट रेट कितना है? 10%। एक साल दूर है बॉन्ड अपनी मैच्योरिटी से, ट्रेजरी अपनी मैच्योरिटी से, 3000 की डिस्काउंटिंग करते 10%, 3000 की डिस्काउंटिंग करते 10% से, 3000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10%, तो ये आ जाएगा 2.5
727। और तीसरे साल के आखिर में फेयर वैल्यू कैलकुलेट करने की कोई रेलेवेंस नहीं है, लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं कि फेयर वैल्यू कितनी है तो वो रिडेम्पशन वैल्यू ही होगी। भाई अगर एक बॉन्ड अपनी मैच्योरिटी पे आ गया है तो अब तो वो मैच्योर हो रहा है ना, अब तो आप उससे मैच्योरिटी से पैसे लोगे तो जो उसकी रिडेम्पशन वैल्यू है वो भी उसकी फेयर वैल्यू कंसीडर की जाएगी, लेकिन इसकी कोई रेलेवेंस नहीं है सवाल। खैर, पहले दूसरे साल के आखिर में मैंने फेयर वैल्यू कैलकुलेट करी। पहले साल के आखिर में जब मैंने कूपन रिकॉर्ड किया, पहले साल के आखिर में जब मैंने कूपन रिकॉर्ड किया तो मेरी इन्वेस्टमेंट की कैरिंग अमाउंट कितनी हो गई है सर 2369। इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू पे लाना है 2572 पे, तो फेयर वैल्यू का गेन रिकॉर्ड करूंगा। यस सर, कितना डेट इन्वेस्टमेंट डेट इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई डेबिट ओसीआई रिजर्व क्रेडिट कितना सर 2572 माइनस 2369, तो 2572 माइनस 2369। पहले साल के आखिर में फेयर वैल्यू का गेन आ गया मेरे पास 203। सर दूसरे साल के आखिर की एंट्री बनाए, दूसरे साल के आखिर की एंट्री बनाए थे। एक तो इंटरेस्ट की एंट्री बनेगी सेम इसी नंबर से, डेट इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई डेबिट इंटरेस्ट इनकम बिल में क्रेडिट कितने से 297। याद रखिए दूसरे साल के आखिर में फेयर वैल्यू कैसे रिकॉर्ड होगी, दूसरे साल के आखिर में फेयर वैल्यू कैसे रिकॉर्ड होगी, फेयर वैल्यू का गेन कैसे रिकॉर्ड होगा सर दूसरे साल के आखिर में कैरिंग वैल्यू कितनी है, दूसरे साल के आखिर में कैरिंग वैल्यू कितनी है। देखो कैरिंग वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, दूसरे साल की शुरू की कैरिंग वैल्यू, दूसरे साल की शुरू की कैरिंग वैल्यू वो कितनी थी सर, पहले वाले साल के आखिर में जो फेयर वैल्यू थी ना वो दूसरे साल के शुरू की कैरिंग वैल्यू दैट इज 2572, दैट इज 2572। ऐसा ही है, पहले वाले साल के आखिर की कैरिंग वैल्यू या फेयर वैल्यू दूसरे साल के शुरू की कैरिंग वैल्यू 2572। इंटरेस्ट कितना कैपिटलाइज किया है सर, इंटरेस्ट कैपिटलाइज किया है 297। इंटरेस्ट कितना कैपिटलाइज किया है 297, तो ये बन जाता है, मैं कैलकुलेटर में कर लेता हूं 2572 प्लस 297, तो ये बन जाता है 2869। ये बन रहा है 2869। दूसरे साल के आखिर में फेयर वैल्यू कितनी है, दूसरे साल के आखिर में फेयर वैल्यू है 2727। मेरे पास फेयर वैल्यू का लॉस है। देखो दूसरे साल के आखिर की मैंने कैरिंग वैल्यू कैलकुलेट की है, ओपनिंग कैरिंग वैल्यू प्लस इंटरेस्ट कैपिटलाइज, तो ये आ रहा है 2869। इसमें मैं ऐड कर रहा हूं, सॉरी इसको मैं कंपेयर कर रहा हूं फेयर वैल्यू से। फेयर वैल्यू कितनी है 2727, तो फेयर वैल्यू का लॉस है। यहां देखें ओसीआई रिजर्व डेबिट डेट इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई क्रेडिट, और इसको मैं कंपेयर कर देता हूं फेयर वैल्यू से, दैट इज 2727। तो मेरे पास कितना लॉस आएगा 2727 माइनस आंसर 142 का लॉस। 142 से मैंने ओसीआई डेबिट डेट इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई क्रेडिट कर दिया। सर मेरे सवाल में मैंने अजम्पशन क्या ली थी कि मैंने दूसरे साल के आखिर में इन्वेस्टमेंट को 2.8 मिलियन का सोल्ड कर दिया है। दूसरे साल के आखिर में इन्वेस्टमेंट को 2.8 मिलियन का बेच दिया। एंट्री देखिए क्या बनेगी, कैश डेबिट 2.8 मिलियन, इन्वेस्टमेंट कितने पे सर, इन्वेस्टमेंट है 2727 पे, इन्वेस्टमेंट कितने पे 2727 पे, डेट इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई क्रेडिट 2727, और जो भी बैलेंसिंग होगा वो पीएनएल में रिकॉग्नाइज हो जाएगा। वो कितना आ रहा है 2800 माइनस 2727, तो यार है 73। क्या सवाल पूरा हो गया क्या, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई की एंट्रीज पूरी हो गई? नहीं, अभी एक रिसाइकलिंग की भी एंट्री करनी है, अभी एक रिसाइकलिंग की एंट्री करनी है। ओसीआई का रिजर्व आपने पीएनएल में रिसाइकल करना है। ओसीआई में कितना रिजर्व है सर, पहले साल के आखिर में आपने 203 क्रेडिट किया था, पहले साल के आखिर में आपने 203 क्रेडिट किया था, दूसरे साल के आखिर में आपने 142 डेबिट किया था, दूसरे साल के आखिर में आपने 142 डेबिट किया था। तो ओसीआई में 203 माइनस 142 61 का क्रेडिट बैलेंस है। ओसीआई में 203 माइनस 142 61 का क्रेडिट बैलेंस। तो आखिरी एंट्री क्या बनेगी सर, आखिरी एंट्री बनेगी ओसीआई डेबिट पीएनएल क्रेडिट। मेरे पास स्पेस थोड़ी कम है, आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। ओसीआई डेबिट पीएनएल क्रेडिट कितने से 61, और ये 61 कैसे आया है, 203 का क्रेडिट बैलेंस था, 142 का डेबिट बैलेंस, तो नेट क्रेडिट बैलेंस कितना था 61 का, मैंने ओसीआई से पीएनएल में रिसाइकल कर दिया है।
इसको जल्दी से कॉपी करें, कोई चीज़ ना समझ आए तो मुझसे लाजमी पूछें, फिर हम इस सवाल को फेयर वैल्यू थ्रू P&L कैटेगरी से सॉल्व करते हैं। यहाँ देखें सर, इससे अब इसी सवाल को हम फेयर वैल्यू थ्रू P&L कैटेगरी से सॉल्व करते हैं। मुझे अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल दोबारा से बनाना पड़ेगा, रीजन बीइंग कि हमारा IRR आपकी बार 12.625% हो जाएगा और ट्रांजैक्शन कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं होगी। तो पहले मैं अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल पूरा कर लेता हूँ। 21,000 से स्टार्ट होगा, IRR होगा 12.625%, ऐसा ही है। तो इंटरेस्ट इनकम आएगी 21,000 मल्टीप्लाई बाय 12.625%, तो 265, ये आ जाएगा 2365 का 12.625%, तो ये आएगा 299, 2365 प्लस 299, तो ये आगे 2664। तीसरे साल के शुरू में 2664 का 12.625%, तो ये आ जाएगा 336, 2664 प्लस 376, तो ये आ जाएगा 3000, ऐसा ही। एक तो ये सिंपल सा अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल। सर हाथों हाथ फेयर वैल्यू तो कैलकुलेट कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए मैं फेयर वैल्यू बता देता हूँ कैसे कैलकुलेट किया मैंने। आपके पास 3 साल का बॉन्ड है, ऐसा ही है। इसके कैश फ्लोज कितने हैं? इस बॉन्ड में सिर्फ एक फ्यूचर कैश फ्लो, इस बॉन्ड में सिर्फ एक फ्यूचर कैश फ्लो दैट इज मैच्योरिटी पे हमें 3 मिलियन मिलेंगे, मैच्योरिटी पे हमें 3 मिलियन मिलेंगे। फेयर वैल्यू की मैंने डेफिनेशन क्या बताई थी सर? फेयर वैल्यू की डेफिनेशन थी प्रेजेंट वैल्यू एट मार्केट रेट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो डिस्काउंटेड एट मार्केट रेट। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि पहले साल के आखिर में मार्केट रेट है 8%, पहले साल के आखिर में मार्केट रेट है 8%, तो फेयर वैल्यू एट ईयर 1, फेयर वैल्यू एट ईयर 1 कैसे कैलकुलेट होगी सर? पहले साल के आखिर में 3000 की डिस्काउंटिंग कर दें। कैसे डिस्काउंटिंग करेंगे सर? ऐसे करेंगे, 3000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 8% रेज़ टू द पावर 2, ये आपके पास फेयर वैल्यू है। सर दूसरे साल के आखिर में मार्केट रेट कितना है? 10%, कैश फ्लो कितना? सिर्फ 3000 का, तो फेयर वैल्यू ईयर 2 के आखिर में 3000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10% रेज़ टू द पावर 1, फेयर वैल्यू आ जाएगी ईयर 2 के आखिर में। मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था लास्ट पार्ट में, दोबारा से कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो ये आ रहा है हमारे पास 2572, यहाँ पे लिख लेते हैं 2572, 3000 डिवाइडेड बाय 2727। यहाँ देखिए सर आसान सी एड्रेस बनाता हूँ। ईयर 0 पे डेट इन्वेस्टमेंट, फेयर वैल्यू, P&L डेबिट, कैश क्रेडिट, कितना? 21,005 नहीं 21,000। और जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है, वो आपकी डे 1 पे एक्सपेंस आउट हो जाएगी, तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट डेबिट, कैश क्रेडिट 5,000। पहले साल के आखिर में डेट इन्वेस्टमेंट, फेयर वैल्यू थ्रू P&L डेबिट, इंटरेस्ट इनकम P&L में क्रेडिट, कितना? 265। पहले साल के आखिर में इन्वेस्टमेंट की फेयर वैल्यू कितनी है? 2572। कैरिंग वैल्यू कितनी है सर? पहले साल के आखिर में तो जो अमोर्टाइज कॉस्ट है वही कैरिंग वैल्यू है, तो फेयर वैल्यू का गेन आ रहा है, तो डेट इन्वेस्टमेंट, फेयर वैल्यू थ्रू P&L डेबिट, P&L क्रेडिट, कितना? 2572 माइनस 2365, तो ये आ जाएगा 2572 माइनस 2365, 2572 माइनस 2365, 207। सर दूसरे साल के आखिर में पहले तो इंटरेस्ट की एंट्री बना लें, डेट इन्वेस्टमेंट, फेयर वैल्यू थ्रू P&L डेबिट, इंटरेस्ट इनकम P&L में क्रेडिट, एज पर ओरिजिनल अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल 299। दूसरे साल के आखिर में कैरिंग वैल्यू कितनी है सर? दूसरे साल के आखिर में कैरिंग वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए पहले साल की आखिर की कैरिंग वैल्यू दैट इज 2572
प्लस 299 का इंटरेस्ट जो आपने कैपिटलाइज किया, तो दूसरे साल के आखिर में कैरिंग वैल्यू आपके पास 2572 प्लस 299, तो ये आ रहा है 2871, ऐसा ही है। फेयर वैल्यू कितनी है सर? फेयर वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है 2727, हो सकता है मैंने कोई कैलकुलेशन यहाँ पे कर दिया हो, प्लस 2727 की फेयर वैल्यू। तो सर हमारे पास अब की बार फेयर वैल्यू का लॉस आ रहा है, कितना लॉस आ रहा है? 2871 माइनस 2727, 144 का लॉस। तो एंट्री क्या बनेगी? P&L डेबिट, डेट इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू P&L क्रेडिट 144। और अब मैं फाइनली इन्वेस्टमेंट को बेचने जा रहा हूँ, तो मैंने कितने का इन्वेस्टमेंट को बेचा सर? आपने 2800 का 2.8 मिलियन का इन्वेस्टमेंट को बेचा। तो इन्वेस्टमेंट सॉरी कैश डेबिट होगा 2.8 मिलियन से। इन्वेस्टमेंट की कैरिंग वैल्यू कितनी हो गई सर? फेयर वैल्यू थी आपकी 2727, तो डेट इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू P&L क्रेडिट कितना? 2727, और इस एंट्री का जो भी बैलेंसिंग होगा वो आपका P&L में रिकॉग्नाइज होगा एज अ गेन ऑन डिस्पोजल। तो 2800 माइनस 2727 ये आ जाएगा 73। आई होप कि ये चीज़ भी आपको समझ आई होगी। जल्दी से कॉपी करें, कोई चीज़ ना समझ आ रही हो तो फिर मैं इसको आंसर करता हूँ। पहले सुकून से इसको कॉपी कर लें।